एक छोटी सी ब्लैक थंडर फ्लेम बिजली की तरह गिरी। वो ये लिन की फ्लेम में घुसी और फिर एकदम से फटकर गायब हो गई। लेकिन वो रुकी नहीं, सीधी चली गई ये लिन की तरफ। क्या इतनी सी थंडर फ्लेम इतनी ताकतवर? आंखें मिचमिचाते हुए ये लिन अब उसकी ताकत को महसूस कर रहा था और उसी के साथ डर भी बढ़ रहा था। वो चीज भले ही छोटी थी लेकिन मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। ये लिन एक कदम पीछे हटा, पूरा पसीने में भीग चुका था। वो जल्दी से हाथों से चिन्ह बनाने लगा और अपनी सोल को जलाकर चारों ओर गोल्डन फ्लेम को और तेज किया। उसके चारों ओर चमचमाती फ्लेम की दीवार बन गई और उसकी शक्ल बिल्कुल पीली पड़ गई। उसे अच्छे से पता था कि उसकी फ्लेम कितनी ताकतवर है, लेकिन अब वो जान चुका था कि ये छोटी सी थंडर फ्लेम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये लिन दांत पीस रहा था लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। वो किंक्यू को चिंता हो रही थी। उसने पहली बार अपने घमंडी छोटे ब्रदर को इतना डरा हुआ देखा था। एक्सॉल्टेड बाय मेई भी हैरान रह गया। फ्लेम तो एक पल में खत्म हो गई। वो थंडर फ्लेम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जितना उसने सोचा था। काली फ्लेम को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि गोल्डन फ्लेम ये लिन ने अपनी सोल जलाकर निकाली थी। इतनी ताकत थी कि किसी की सोल को भी फाड़ दे, लेकिन फिर भी वो थंडर फ्लेम उससे भी ज्यादा भयानक थी। भगवान का शुक्र है वो बूढ़ा आ रहा है, नहीं तो ये लिन तो गया काम से। जब उसने देखा कि काली थंडर फ्लेम सीधी जा रही है ये लिन की ओर, तो एक्सॉल्टेड बाय मेई ने हैरानी से सांस खींची। बाकी सभी लोग भी एकदम चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि झुओ फैन ऐसा पलटवार करेगा। वो सिर्फ लड़ाई पलट नहीं रहा था, सामने वाले को मौत के दरवाजे पर ले आया था। और ये तो तब और भी साफ हो गया जब पिछली बार झुओ फैन और कियाओएर ने मिलकर बमुश्किल उस हमले को रोका था। वेन ताओ हक्का बक्का रह गया और बोला, तियानशांग, अब समझ में आ रहा है तू क्या कहना चाहता था। ब्रदर झुओ से पंगा लेना किसी की औकात की बात नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि उसे गुस्सा दिलाने पर वो इतना खतरनाक हथियार निकाल देगा। अब ये लिन की हालत सोच, उस पर उस चीज ने हमला किया जिसे रोकने के लिए उसने अपनी सोल तक जला दी थी। उफ, मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ छुपा कर बैठा है। शी तियानशांग ने सिर हिलाया। झुओ फैन के पास हर बार कोई नया पत्ता होता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड क्या होगा। उस पर जो रहस्य बना रहता है वो ही सबको डराता है, और असली डर तो तभी समझ आता है जब कोई खुद उससे भिड़ता है। वेन ताओ ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। ये लिन अपने रास्ते का पक्का था, लेकिन झुओ फैन उससे भी ज्यादा जानलेवा था। उसके पास तो जैसे अंधहीन चालें थीं। तो फिर नतीजा तो हुश, एक तेज आवाज हुई और वो थंडर फ्लेम सीधी ये लिन की ओर चली, हवा में दरारें बनाती हुई। झुओ फैन मुस्कुरा रहा था। लोग सांस रोके बैठे थे। एक्सॉल्टेड बाय मेई चिंता में था। अभी तक आया क्यों नहीं वो बूढ़ा? लेकिन सबसे ज्यादा घबराया हुआ कोई था तो वो ये लिन ही था, जिसकी आंखें अब उस थंडर फ्लेम को देख रही थीं। उसका चेहरा सख्त हो गया, माथे पर बल आ गए और हाथ कांपते हुए चिन्ह बना रहे थे। उसकी आंखें मौत की तरह आ रही थंडर फ्लेम पर जमी थीं। उसके चारों ओर जो गोल्डन फ्लेम थी वही उसका पूरा बल था। सारा कुछ उसने झोंक दिया था सिर्फ बचने के लिए। अब वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, लेकिन इसके बाद भी उसे लग रहा था कि ये भी काफी नहीं है। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन उसके पास अब बस यही बचा था। अब दोनों ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी थी। अब फैसला इसी आखिरी टकराव में होने वाला था। दोनों गंभीर थे, बस इस लड़ाई के अंत का इंतजार था। हुश, वो काली थंडर फ्लेम आखिरकार ये लिन की फ्लेम से बनी दीवार से टकराई। ये लिन का दिल धड़क उठा और उसकी गोल्डन फ्लेम जोर से फूटी। दर्शक भी सांस रोके देख रहे थे। झुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बेहोश पड़ी कियाओएर की तरफ देखा और फिर बाम, एक जोरदार धमाका हुआ। ये लिन की दीवार टूट गई। वो जोर से कांपा और खून उगल दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस तरफ जमी थीं। वो काली थंडर फ्लेम अब भी सांप की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। अब मैं गया। ये लिन खुद को उस भयानक ताकत के सामने बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। जूनियर ब्रदर, वो किंक्यू चिल्लाया, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। वो चाहकर भी बचा नहीं सकता था। बाकी सब लोग भी टेंशन में थे। एक्सॉल्टेड बाय मेई की भौहें और सिकुड़ गईं। बस झुओ फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अब मजा आया। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सजा है ये कमीने। सीजिंग ड्रैगन क्लॉ, एक बूढ़ी सी आवाज आई और तभी एक धुंधली सी ड्रैगन क्लॉ जैसी आकृति आई जिसने थंडर फ्लेम को जकड़ लिया और ये लिन को चीरने से रोक दिया। थंडर फ्लेम वहीं रुक गई और ये लिन की जान में जान आई। बच गया मैं। झुओ फैन ने माथा सिकोड़ते हुए देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। लोग हैरान होकर देख रहे थे। एक्सॉल्टेड हेइरैन यहाँ क्या कर रहा है? अब सबको समझ में आ गया। उसने ये लिन को बचाया था। ये लिन कोई बड़ा आदमी होगा जो उसे बचाने एक्सॉल्टेड आ गया। एक्सॉल्टेड बाय मेई ने चैन की सांस ली कि एक्सॉल्टेड हेइरैन ने बचा लिया। भगवान का शुक्र है, नहीं तो झुओ फैन तो उसे खत्म कर ही देता। एक्सॉल्टेड हेइरैन, ये सब क्या है? समय पूरा हुआ क्या? झुओ फैन ने गुस्से में बूढ़े को घूरा। एक्सॉल्टेड हेइरैन ने सिर हिलाया। बच्चे, नतीजा तो साफ हो चुका है। अब इसमें क्या बचा है? डबल ड्रैगन गैदरिंग के भी नियम होते हैं। जब तक कोई हार माने या पूरी तरह कुचला न जाए तब तक दूसरा नहीं जीत सकता। एक्सॉल्टेड, आप ये मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं।
जुओफान गुस्से में बोला, एग्जॉल्टेड पूरा वेस्टर्न लैंड्स देख रहा है, आप अगर मनमानी करेंगे तो डबल ड्रैगन मैनर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एग्जॉल्टेड हेइरैन का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हुआ। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है। मुझे पता है वो अपनी स्पिरिट बीस्ट को लेकर गुस्से में है, लेकिन अब तो मजाक बना दिया प्रतियोगिता का। एग्जॉल्टेड हेइरैन समझ गया कि जुओफान का गुस्सा जायज है, इसलिए उसे अब समझदारी से काम लेना होगा। उसने ये लिन की तरफ देखा। अब मान भी ले हार लड़के, हकीकत से भाग मत, वैसे भी तू जीत गया, तुझे बचा लिया गया है। उसके इशारे को समझते हुए ये लिन ने जुओफान की तरफ देखा, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। सैक्रेड बीस्ट का वारिस होने नाते उसके लिए हार मानना मौत से भी बदतर था। उसके चारों ओर अब भी गोल्डन फ्लेम चमक रही थी और उसकी आंखों में अब भी लड़ने की आग थी। एग्जॉल्टेड हेइरैन ने लंबी सांस ली। कितना जिद्दी है ये भी। तभी एक जोरदार आवाज आई और एग्जॉल्टेड हेइरैन की क्लॉ ने थंडर फ्लेम स्नेक को फाड़ दिया। थंडर फ्लेम जल्द ही खत्म हो गई, लेकिन एक काली चमक की छोटी सी रेखा बच गई और वो सीधी ये लिन की ओर चली गई। एक पल में वो उसके शरीर के अंदर चली गई। तुरंत ही कई धमाके हुए, बिजली सी चमक उठी और फिर खून की धार बह निकली। ये लिन की आंखें फटी रह गईं और वो कमजोर आवाज में बोला, वो चीज बहुत खतरनाक है, मैं तो जान देकर भी नहीं लड़ सकता उससे। मास्टर, मैं हार गया। धड़ाम, ये लिन खून में गिर पड़ा। सब लोग दंग रह गए। एग्जॉल्टेड हेइरैन का हाथ कांपने लगा, चेहरा हैरानी में डूब गया। जबकि वो उसे काबू में कर रहा था, एक छोटा सा हिस्सा फिर भी बच निकला और ये लिन के अंदर चला गया। आखिर ये चीज थी क्या? एग्जॉल्टेड हेइरैन ने जुओफान की तरफ डरते हुए देखा। वेस्टलैंड में एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की ताकत सबसे ऊपर मानी जाती थी। उनके आसपास कोई किसी की जान नहीं ले सकता था, जब तक वो खुद न चाहे। डैंकिंगशन जैसे लोग भी नहीं। और आज ये जो हुआ, उससे सबकी सांसें थम गईं। यहाँ तक कि एग्जॉल्टेड लोग भी दंग रह गए। जुओफैन, जो अभी इथीरियल स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था, उसने एक ब्लैक सांप जैसी चीज छोड़ी। चाहे वो जितनी भी ताकतवर हो, एग्जॉल्टेड हेइरैन ने उसे पकड़ ही लिया। ये सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद जब हेइरैन को लगा कि सब कंट्रोल में है, तभी धमाका हो गया। उसका पंजा फट गया और जिसे वो बचाने आया था वही बुरी तरह घायल हो गया। पूरा मैदान जैसे सन्न रह गया। सबके जबड़े जमीन पर गिर गए। जुओफैन तो साला पूरा तोप निकला। एग्जॉल्टेड की मौजूदगी में ही किसी को चोट पहुंचा दी, वो भी सबके सामने। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यान मो मुस्कराया। अब पूरे वेस्टलैंड में उसी का नाम होगा और एक दिन सबसे ऊपर भी वही होगा। चारों तरफ धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां इशारों और शोर में लगी थीं। बस शुआन शाओयू का चेहरा स्याह पड़ा था। उसके अंदर का गुस्सा जैसे उसे जलाकर राख कर रहा था। साला कमीना फिर से ऊपर निकल गया। पूरा माहौल गूंजने लगा। हर कोई हैरान था। एग्जॉल्टेड बाई में थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने पुराने अनुभवी कल्टीवेटर की मदद के बावजूद नतीजा ऐसा निकलेगा। काश मैं भी वहां गया होता। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। हा, अब पछताने से क्या फायदा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मैं भी होता तो शायद कुछ न कर पाता। असली गड़बड़ तो उस अजीब से थंडर फ्लेम ने की, जिसने पंजा तोड़ दिया। लेकिन असली सवाल यह है, ये लिन जिंदा भी है या नहीं? बाईमे के चेहरे पर चिंता थी। आखिर वो उसका भविष्य का डिसाइपल बनने वाला था। जूनियर ब्रदर डब्ल्यू चिंक्यू दौड़ता हुआ आया और गिरते हुए यी लिन को थाम लिया। एग्जॉल्टेड हेइरैन अभी तक खुद भी सन्न था, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसकी नजर जुओफैन पर पड़ी और वो एकदम चौंक गया। अगर ये लड़का अभी ही मेरी टेक्निक को तोड़ सकता है, तो इसका भविष्य कितना भयंकर होगा। ये तो सच में दो राक्षसों की लड़ाई थी, जिनकी कोई सीमा ही नहीं। जुओफैन ने जैसे ही ये लिन को गिरते देखा, उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन फिर एक झटका आया, मुंह से खून निकला और वो भी गिर पड़ा क्याओर के बगल में। चेहरा पीला, कमजोरी से लथपथ। वो ब्लैक थंडर फ्लेम वाकई बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे कंट्रोल में रखने का जो खामियाजा था, वो जुओफैन के शरीर ने उठाया। वो अब तक सिर्फ अपनी जिद और इरादे से खड़ा था, लेकिन अब सब खत्म। एग्जॉल्टेड हेइरैन अब समझ गया कि क्यों उसने जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाया, ताकि दुश्मन को गिरा सके। हो सकता है कि जुओफैन भी ये लिन जितना ही घायल हो। हे भगवान, ये लिन, क्या वो मर गया? अब जाकर हेइरैन को होश आया और वो दौड़कर डब्ल्यू चिंक्यू के पास पहुंचा। डब्ल्यू चिंक्यू, तुम्हारा जूनियर ब्रदर कैसा है? धन्यवाद एग्जॉल्टेड जी। जूनियर भाई की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अभी सांसें चल रही हैं, शायद बच जाए। डब्ल्यू चिंक्यू ने झुककर कहा। हे रन ने सिर हिलाया और तभी जुओफैन की आवाज आई। अब भी जिंदा है? सब उस बुजुर्ग खूसट की वजह से हुआ। उसने थंडर फ्लेम की ज्यादातर ताकत खत्म कर दी, बस थोड़ा सा बचा। अबे वो खूसट बुजुर्ग यही खड़ा है, सोच रखा है कि मैं बहरा हूँ। क्या मुझे और नीचा दिखाना बाकी था? हेइरैन ने उसे घूरा और फिर सिर हिलाया। तुम और ये लिन दोनों वेस्टर्न लैंड्स के अनोखे रत्न हो। हम नहीं चाहते कि तुम में से कोई मरे। मैं ये लिन को बचाने आया था, लेकिन अगर तुम होते तो तुम्हें भी बचाता। जुओफैन चुपचाप पड़ा रहा। उसे पता था कि जब से वो बूढ़ा आया, क्याओर का बदला लेना और ये लिन को मारना अब मुमकिन नहीं था।
लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो थंडर फ्लेम इतनी चालाक निकलेगी कि हेई रैन की पकड़ से निकलकर ये लिन को अधमरा कर देगी। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। अब बस कियाओर की हालत सबसे बड़ी चिंता थी। एक बार फिर वो रोशनी की किरण दिखाई दी घाटी में। एग्जाल्टेड हेई रैन सबसे पहले वहां पहुंचा। समय पूरा हुआ। अब निर्णय जज एल्डर के हाथ में है और वो वहां से चला गया। वो किंग ने झो फान की तरफ देखा। नजरों में एक अजीब सी भावना थी। फिर बस एक लंबी सांस ली और अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा किया। डेमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग तुरंत झो फान के पास पहुंचे। उन्होंने थंडर रिंग ले लिया और कियाओर को उसके अंदर रखा। फिर किसी ने झो फान को सहारा देकर रोशनी के भीतर ले जाया। घाटी अब खाली हो चुकी थी। बस एक कोना बाकी था जहां डैनकिंग शेन छिपा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, बच्चे, तू पहला है जिसने एग्जाल्टेड हेई रैन के सामने ही किसी को घायल कर दिया। हा हा हा। और फिर वो भी गायब हो गया। क्लैप। जब सारी टीमें वापस आईं तो तालियों की गूंज से स्वागत हुआ। ये लिन और झो फान की लड़ाई सच में जबरदस्त थी। मानो वेस्टर्न लैंड्स के सबसे महान कल्टीवेटर आमने सामने आ गए हों। लोगों को अब इस बात में कोई शक नहीं था कि आने वाला महान योद्धा कौन होगा। खांस खांस खांस। जज एल्डर ने गला साफ किया। फिर एक नजर डाली ये लिन पर जो वू किंग की पीठ पर बेहोश था और दूसरी झो फान पर जो कोई लैंग के सहारे खड़ा था। मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में 5 बार जज की भूमिका निभाई है। बहुत से डिसिपल्स देखे हैं, लेकिन तुम दोनों ने दिल में उम्मीद जगा दी। शाबाश। हाँ हाँ हाँ। फिर वो गंभीर हो गया। अब निर्णय का समय है। इस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट बनाम डेमन स्कीमिंग सेक्ट की चुनौती में दोनों तरफ से एक एक योद्धा घायल हुआ तो नतीजा बराबरी का है। रुको, वो किंग ने आवाज लगाई। सबने देखा कि वो झो फान की तरफ देख रहा था। इस टीम की जीत हार ये लिन और झो फान की लड़ाई पर तय होनी चाहिए। मेरे जूनियर भाई को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन हार हार होती है। ये लिन हार गया, मतलब अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हार गया। जज चौंका, फिर सिर हिलाया। वो किंग पूरी टीम की हार पूरी सेक्ट को प्रभावित करती है। क्या तुम्हारे एल्डर्स इस फैसले से खुश होंगे? मुझे पता है कि तुम्हारी सेक्ट गिने चुने हैं जो बिना किसी वेनरेबल के आई थी। इसका मतलब है कि सेक्ट को तुम पर पूरा भरोसा है। हमारी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हमेशा से बेपरवाह रही है, न नाम की परवाह न दौलत की। हार को झुठलाना हमारे रास्ते के खिलाफ है। वो किंग ने गर्व से सिर ऊंचा रखा और सबकी तारीफें बटोरी। जज ने सिर हिलाया। तो अब 9 सेक्ट्स में सबसे ऊपर होगा। थोड़ा रुककर उसने डेमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ देखा। वहां के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज आई, रुको। अब सबकी नजर झो फान पर गई। अब क्या हुआ? जज ने भौमें चढ़ाई। झो फान बोला, कुछ खास नहीं, बस इतना कि हम पहला स्थान नहीं ले सकते। ब्रदर झो, ये तो तुम्हारा हक है। झो फान ने हाथ उठाकर वू किंग को रोका। ब्रदर वू, ये तो 10 बनाम 10 की टीम फाइट थी। ये लिन और मेरी लड़ाई एक हिस्सा थी। अगर मेरे अंदर और लड़ने की ताकत होती तो मैं जरूर दावेदारी करता, लेकिन तुम सब देख सकते हो मेरी हालत और हमारी बाकी टीम का तो मुकाबला ही नहीं। ये टीम फाइट हमारी हार है। मैं बुरा इंसान हो सकता हूँ, लेकिन अपने कामों में साफ हूँ। जितना हक बनता है उतना ही लेता हूँ, वरना ये जीत मेरे लिए भीख होगी और मेरे लिए ये सबसे बड़ा अपमान होगा। वो किंग कांप गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्रदर झो, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर जरूर हो, लेकिन तुम में सच्चा जेंटलमैन है नहीं। बस एक घटिया इंसान की भी अपनी एक प्राइड होती है। हा हा हा। झो फान ने हंसते हुए कहा। जज ने दोनों की तरफ देखा और सिर हिलाया। ठीक है, जब तुम दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता तो झुओ फान की बातों से इस टीम बैटल का नतीजा ज्यादा समझदारी वाला लगता है। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन जीत मिली है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सिर्फ अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के नाम के लिए नहीं, बल्कि झुओ फान के लिए भी। ये शांत सा शरारती इंसान, झुओ फान का ये साफ साफ रवैया, जहां उसने सिर्फ उतना ही लिया जितना वो डिजर्व करता था। लोगों को ये दिखा गया कि ये डेमोनिक कल्टीवेटर्स भी अपने अंदाज में बहुत सलीकेदार होते हैं। डेमन सोल सेक्ट के लोग भी सिर हिलाने लगे, जैसे झुओ फान उनके लिए एक आदर्श डेमोनिक कल्टीवेटर बन गया हो। यान मो ने एक लंबी सांस भरी और उसे देखते हुए बोला, यहाँ तक कि डेविल्स का भी एक रास्ता होता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था हाल के दिनों में। हाँ 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 हाँ। सिस्टर किंग चेंग, उसने खुद ही ये पहला नंबर पाने की शान छोड़ दी। उनके वो जो बड़े बड़े वेनरेबल्स हैं, वो तो अब गुस्से में जल भुन रहे होंगे ना। डैनेर ने अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें झपकाते हुए चौंक कर कहा, ऐसा मौका जिंदगी में शायद एक बार ही आता है। क्या पता अगली बार जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए तो इतना ऊपर चढ़ ही न पाए। चू किंचिंग मुस्कुरा दी। उसकी नजरों में वही मुलायमियत थी जैसे 100 पिल मीटिंग की याद आ गई हो। वो वैसा ही है जैसा पहले था। बाकी लड़कियों ने उसकी बात समझ ली और सिर हिलाया। अब जब वो झुओ फान को देख रही थीं, तो हर किसी की नजरों का मतलब कुछ अलग ही था। बस एक शुआन शाओयू था जो अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। झुओ फान की जीत को सबने खुले दिल से स्वीकार किया और उसने तो खुद शोहरत से भी मुंह मोड़ लिया। अजीब बात यह थी कि यही तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का असली मकसद था जब उन्होंने डेमन स्कीमिंग सेक्ट के खिलाफ चाल चली थी।
अब लोग धीमे धीमे कानाफूसी करने लगे और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का मजाक भी उड़ाने लगे। कुछ बातें तो खुद शुआन शाओयू के कानों तक पहुंच गईं और इससे उसके दिल की आग और भड़क गई। झुओ फान ने अपनी लड़ाइयों में ना जाने कितनी चालाकियां की, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने बस एक बार कुछ किया और अब झुओ फान बन गया हीरो और वो बन गए ढोंगी। ये कहाँ का इंसाफ है। उसे ये तो अंदाजा भी नहीं था कि झुओ फान कोई दूध का धुला नहीं है, बल्कि बहुत ही चालाक और घाघ किस्म का इंसान है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ उसूल थे, कुछ सीमाएं थीं जो वो कभी पार नहीं करता। बस यही चीज थी जिसने सबका ध्यान खींचा। दूसरी तरफ शुआन शाओयू और उसका राइटियस सेक्ट अपने रास्ते से भटक गया था। यही वजह थी कि अब लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स को भी उनसे बेहतर समझने लगे। और ये साबित करता है कि एक खुला हुआ बदमाश भी एक नकली पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसान से बेहतर होता है, क्योंकि उस बदमाश का एक कोड होता है, एक लाइन जिसे वो नहीं लांघता। और ढोंगी इंसान, वो तो कहीं भी कभी भी धोखा दे सकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इन बातों को दिमाग से नहीं सोचा, लेकिन उनका दिल बता रहा था कि असल में सही कौन है। तो लोगों की जबान पर बस एक ही नाम था, झुओ फैन, एक डेमोनिक कल्टीवेटर, और लानत भेजी जा रही थी शुआन शाओयू पर, एक ढोंगी राइचस कल्टीवेटर। वो बुढ़ा 5 बार डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज एल्डर रहा है, लेकिन ऐसा पक्षपात मैंने आज तक नहीं देखा। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट जीत गई, बस बात खत्म। ये थोड़ा बेहतर क्या होता है भला। हा हा हा, एग्जॉल्टेड हे रैन ने हंसते हुए कहा। एग्जॉल्टेड बाई में मुस्कुराया। उसका मतलब था कि असली जीत झुओ फैन की थी, लेकिन चूंकि ये एक टीम बैटल था तो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के पास 9 और लोग थे जो झुओ फैन से थोड़े बेहतर थे, इसलिए उन्हीं को जीत मिली। वो तो बस तुम्हारे डिमोनिक डिसाइपल को थोड़ी शान दे रहा था। बुढ़े, मैं तो चुप ही था, लेकिन तुमने खुद ही चालू कर दिया। हा हा, अच्छे दिखने के बाद भी छोटी हरकतें। अच्छा दिखना कहाँ, जब झुओ फैन डबल ड्रैगन मैनर में आएगा तो उसे हम दोनों ही तो सिखाने वाले हैं, तुम भी हो उसमें। ओ भाई रहने दो। एग्जॉल्टेड बाई मे ने आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए बोला, वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है और ये तुम्हारे टाइप का है। मेरी ट्रेनिंग बस एक हेल्प होगी। जो सच में मुझसे सीखेगा वो तो बस ये लिन होगा। वो हार गया आज, लेकिन मेरी छाव में एक दिन उड़ान भरेगा। हमारे बीच जो डील हुई थी उसे मत भूलना बुढ़े। बिल्कुल नहीं, दोनों फिर से लड़ेंगे ताकि देखा जा सके असल में बेहतर कौन है। एग्जॉल्टेड हे रैन मुस्कुराया। एग्जॉल्टेड बाय मे ने सिर हिलाया। ठीक है, इतने सालों बाद भी हम नहीं जान पाए कि असली चैंपियन कौन है। अब हमारे शिष्य ही फैसला करेंगे। हा हा हा। और दोनों जोर से हंस पड़े। इधर जज ने शोर शराबा देखकर हाथ उठाया चुप्पी के लिए। वेस्टर्न लैंड्स की डबल ड्रैगन गैदरिंग अब समाप्त होती है। अब बारी है सिंगल और टीम फाइट्स का स्कोर गिनने की, जिससे तय होगा सेक्ट्स का रैंक और वेस्टर्न लैंड्स के टॉप 10 डिसाइपल्स कौन होंगे। जज ने कड़कती नजरों से चिल्लाकर कहा और माहौल तुरंत भारी हो गया। डबल ड्रैगन गैदरिंग अब खत्म हो गया था और अब बात थी भविष्य की माइनस सेक्ट्स की कमाई, तरक्की और यहाँ आए हुए डिसाइपल्स के आगे के रास्ते की। जज ने मंच पर खड़े दोनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स की ओर देखा और कहा, अब आकलन में वक्त लगेगा, तब तक तुम लोग नीचे जाकर थोड़ा आराम कर सकते हो। सभी डिसाइपल्स ने जज को झुककर सलाम किया और अपने ग्रुप में चले गए। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ वापस लौटते हुए कुई लैंग ने घायल झुओ फैन को एक आरामदायक कुर्सी पर लिटा दिया। तभी फीन यांग गुस्से से भुनभुनाते हुए आया, अरे स्टीवर्ट झुओ, ये तुमने क्या किया? जीत गए फिर भी इनाम छोड़ दिया। तुम्हें पता है टॉप 9 सेक्ट्स में आने का मतलब क्या होता है? बाकी सभी वेनरेबल्स ने गहरी सांस ली। उन्हें ये अनमोल मौका हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। भाई, तुमने अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को ऐसे ही जीतने दिया, लेकिन तुम जानते हो ना कि इससे हमें कितना नुकसान हुआ। अगर हम जीत जाते तो लोअर 3 से मिडिल 3, फिर सुपीरियर 3 और फिर सीधा हेवन पहुंच जाते। क्या तुम तैयार हो? झुओ फैन ने उसका डायलॉग बीच में ही पूरा कर दिया, ताना मारते हुए। फींड यांग चौंक गया। झुओ फैन ने आंखें घुमाई। जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है, सबसे ज्यादा वही हवा के थपेड़े झेलता है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट अभी तो बस एक छोटा सा लोअर 3 सेक्ट है, और अचानक से अगर टॉप बन जाए तो क्या तुम्हें लगता है ये सुरक्षित रहेगा? फींड यांग का मोटा शरीर कांप गया, जैसे बात की गंभीरता अब समझ में आ रही हो। हर किसी को खुद की औकात का पता होना चाहिए, फिर वो इंसान हो या सेक्ट। ताकत के बिना इतनी ऊंचाई संभालना नामुमकिन है। झुओ फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए देखा जहां जज स्कोर गिनने की बात गेटकीपर से कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाए। बहुत ज्यादा दौलत भी कभी कभी जहर बन जाती है। हमारी सेक्ट इतनी ताकतवर नहीं कि इतना बोझ उठा सके। हम तो सबके लिए आसान निशाना बन जाएंगे। फींड यांग ने सिर हिलाया। सही बात है, अब समझ में आया। हमें टॉप बनने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, वरना खतरा ही खतरा होगा। इतने बड़े बड़े वेनरेबल्स होकर भी हम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। शर्म की बात है। झुओ फैन, शुक्र है कि तुम ही इस डबल ड्रैगन गैदरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फींड यांग ने माथा पोंछा और लंबी सांस छोड़ी। बाकी वेनरेबल्स भी सिर हिलाते रहे। अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगर वो टॉप पर पहुंच जाते तो चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़ते, और अब वो झुओ फैन की सोच की कद्र करने लगे थे। अब समझ आया कि सेक्ट लीडर ने उसे बैज क्यों दिया। सही फैसला था। उनके बड़े बड़े प्लान भी झुओ फैन के दूर की सोच के आगे फीके थे।
अब ये तीनों बुजुर्ग खुद पर शर्मिंदा थे। पहले तक वो जुओ फैन की बात सिर्फ इसलिए मान रहे थे क्योंकि उसके पास सेक्ट लीडर का बैज था, वरना उस ज़ॉम्बी पिल को डिसाइपल को खिलाना वो कभी भी नहीं मानते। लेकिन अब वो जुओ फैन के फैसलों से पूरी तरह सहमत थे। जितनी ज्यादा मुश्किल हालात हो रहे थे उतना ही ज्यादा ठंडे दिमाग से काम ले रहा था जुओ फैन। उसकी नजरें तो उन पुराने अनुभवियों से भी आगे देख पा रही थीं, जिनके पास बस उम्र का अनुभव था। स्टेज के बीचों बीच 3 एल्डर एक सिल्क की चादर पकड़े बैठे थे और लगातार लिखाई पढ़ाई में लगे थे, अलग अलग सेक्स के स्कोर निकालने में। सब लोग टकटकी लगाए बड़ी टेंशन में उन्हें देख रहे थे। लेकिन ये टेंशन डेमन स्कीमिंग सेक्ट वालों पर लागू नहीं होती थी। उन्हें उन 3 बूढ़ों की परवाह ही नहीं थी। वो तो पूरे ग्राउंड में नजरें घुमाते हुए सबको स्कैन कर रहे थे। जो फैन ने इशारा करते हुए समझाया, कोई भी एक ही बार में बहुत बड़ा माल नहीं कमा सकता, वरना जो नुकसान होगा वो फायदे से ज्यादा भारी पड़ेगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम पहले ही इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं कि वो रिजल्ट हमारी सेक्ट के आने वाले कल और विकास के लिए काफी है। इसलिए अब रैंकिंग मायने नहीं रखती। असली फोकस ये होना चाहिए कि ये सब बिना किसी बाहरी दखल के हो, और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ मौजूद सारे बड़े सेक्ट्स के बीच बैलेंस बना रहे। यही असली लड़ाई है। डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बन के बड़ी जीत हासिल करना तो बस हमारी जीत का एक छोटा हिस्सा है। असली फायदा तो तब होगा जब हम दूसरों से अच्छे रिलेशन बना लें। जो फैन की आंखों में एक चमक आई और वो हर एक की ओर इशारा करके बोला, मिडिल 3 सेक्ट्स में डेमन सोल सेक्ट हम पर एहसान मानता है, वो हमारे साथ फ्रेंडली रहेगा। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से हमारी दोस्ती लड़ाई के जरिए बनी और वो एक अच्छा एली बन सकता है। सुपीरियर 3 सेक्ट्स में भले ही मैंने ये लिन को बुरी तरह से घायल किया हो, लेकिन वू चिंगच्यू एक इज्जतदार इंसान है और उसके करीब आना आसान होगा। हेलियन फ्लेम की बात करें तो हमारे साथ थोड़ा टकराव हुआ था, लेकिन यान मो की नजरों में हमारे लिए कोई नफरत नहीं दिखी, तो उन्हें न्यूट्रल माना जा सकता है। जो फैन थोड़ा सोचते हुए गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से कहता है, हेलियन फ्लेम से भी बात बन सकती है क्या? उसकी टीम जोर से चिल्लाई, जो फैन, तुमने तो यान मो को मार ही डाला था पिछली बार, वो तो खून का प्यासा होगा, अब कैसे उसके करीब जा सकते हैं? जो फैन ने सिर हिलाया और बोला, यही तो बात है, ऊपर से देखकर किसी को जज करना मूर्खता है। हाँ, पिछली बार लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन जब हम दोबारा हेलियन फ्लेम से मिले तो यान मो और उसके लोग हमारे साथ नॉर्मल तरीके से लड़े, किसी तरह की पर्सनल नफरत नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इतना साफ है कि अब हमारे बीच में कोई बुरी भावना नहीं बची है। कहते हैं प्यार और नफरत एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इतनी गहरी नफरत भी दूर हो जाए तो रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। ताली बजाते हुए जो फैन ने आखिरी 4 नाम बोले। 4 सेक्ट्स हैं जिनसे दोस्ती जरूरी है, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, हेलियन फ्लेम, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डेमन सोल सेक्ट। ये बाद में हमारे बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन हमने तो बस उन 4 सेक्ट्स के कुछ डिसाइपल से दोस्ती की है, उनके एल्डर या वेनरेबल से नहीं। फिर वो अपने पूरे सेक्ट को कैसे हमारी मदद के लिए कहेंगे? कोई गैंग ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। बाकी सबने भी जो फैन की ओर उम्मीद से देखा। जो फैन हंस पड़ा और उसकी आंखों में शरारत चमकी। कभी सुना है रोल में ग्रो करना? मतलब ये कि जब कोई बड़ा बनने से पहले ही दोस्त बन जाता है तो बाद में वही दोस्त तुम्हारा साथ देगा। यहाँ जितने भी डिसाइपल्स हैं ये सब अपने अपने सेक्ट्स के फ्यूचर पिलर्स हैं, खासकर जो जिंदा वापस लौटेंगे वही आगे चलकर बड़े चेहरे बनेंगे। पुरानी पीढ़ी उनके सामने ज्यादा टिकेगी नहीं जब तक कि सेक्ट का पूरा फाउंडेशन खतरे में ना पड़े। और वू चिंगच्यू और ये लीन जैसे डिसाइपल्स तो अपने सेक्ट का फ्यूचर भी तय कर सकते हैं, इसीलिए इनके करीब आना फायदेमंद है। लेकिन हम पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? यूअर ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। जुओ फैन ने धीरे से सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। अरे लड़की, तुम्हारी आंखों में तो छेद हैं। इन डबल ड्रैगन गैदरिंग के दिनों में तुमने नहीं देखा कि हमने कितनों के पैरों पर पैर रख दिए? हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और ये भी तुम अच्छे से जानती हो कि उन्हें हमसे नफरत क्यों है। हाय, अगर ये पहले पता होता तो हम उनके सामने क्यों जाते? फींड यांग ने सिर हिलाते हुए कहा। अब पता नहीं वो नए दोस्त मदद कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन इन 4 से तो हमने कच्चा झगड़ा ले लिया है और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जुओ फैन ने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए कहा, तेरे जैसे लोग ही सपनों में जीते हैं। डबल ड्रैगन गैदरिंग जैसी जगह में किसी को न किसी को तो नाराज करना ही पड़ेगा, वरना आगे बढ़ना नामुमकिन है। सवाल ये नहीं है कि किसे नाराज किया जाए, सवाल ये है कि किसे नाराज नहीं किया जाए। और अच्छी बात यह है कि जिनसे हम भिड़े हैं उनसे ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद लोग हमारे एलाइज हैं। यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तो अपने ही डिसाइपल्स को छोड़ देता है, उनसे दोस्ती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी सबने सिर हिलाते हुए हामी भरी। और सुनो, इस दुनिया में कोई एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी नहीं होती। या तो तुम किसी के एलाई हो या फिर एनिमी। अगर तुम न्यूट्रल बने रहोगे तो सबके लिए आसान टारगेट बन जाओगे। इसीलिए इन सारी लड़ाइयों के जरिए मैं एलाइज और तुम्हारे फ्यूचर एनिमीज को चुन रहा था। हम सबने चौंक कर जुओ फैन की ओर देखा। जुओ फैन मुस्कुराया। तुम लोग तो वैसे भी जल्द ही ये जान जाते, तो मैंने सोचा खुद ही बता दूं। डबल ड्रैगन गैदरिंग पर आने से पहले मैंने सेक्ट लीडर से बात कर ली थी।
और अब जब ये गैदरिंग खत्म हो जाएगी मैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट छोड़ दूंगा। ये मेरी तरफ से लेबर ऑफिस के लिए आखिरी सलाह है। मुझे लेबर ऑफिस से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने ही उसे खड़ा किया है तो मैं नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो जाए। आगे चलकर तुम ही सेक्ट के बड़े चेहरे बनोगे। तुम्हें एलाइज और एनिमीज की पहचान होनी चाहिए, नहीं तो डेमन स्कीमिंग सेक्ट जब भी आगे बढ़ेगा बर्बादी का खतरा बढ़ेगा। रुको, तुम जा क्यों रहे हो? डबल ड्रैगन गैदरिंग की सारी क्रेडिट तो तुम्हारी है। सेक्ट लीडर रेन तो तुम्हें अगला फील्ड यांग चिल्लाया। बाकी सब भी घबरा गए और सहमति में सिर हिलाने लगे। झुओ फैन थोड़ा सख्त जरूर था, लेकिन अगर वो ना होता तो वो लोग होते ही नहीं। इसी वजह से सबके मन में उसके लिए एक अलग ही इज्जत थी। झुओ फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। अब कुछ मत कहो, मैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट में एक डील के तहत आया था, और अब जब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया तो अब अपने घर लौटने का वक्त आ गया है। घर? सबने हैरानी से झुओ फैन की तरफ देखा और मन ही मन उदासी छा गई। स्टेवार्ट झू का भी एक घर है। उसने कभी डेमन स्कीमिंग सेक्ट को अपना घर माना ही नहीं। फील्ड यांग ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। तो फिर हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना अब से तुम्हारा एक ही घर नहीं है। लेबर ऑफिस के सारे डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेनरेबल्स तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम जब भी वापस आओगे तुम्हें हमेशा स्टेवार्ट झू ही कहा जाएगा। लेबर ऑफिस में कभी कोई स्टेवार्ट था ही नहीं, लेकिन जब से स्टेवार्ट झू आया सबने तुम्हें यही बुलाया। लगता है जैसे ये कोई खानदान हो। भाई लोगों को करीब होना चाहिए ताकि बाहर वालों से मिलकर सामना कर सकें, यू लिंग ने नरम आवाज में कहा। बाकी सबने भी झुओ फैन को बड़ी ही चाहत से देखा। झुओ फैन की पलकें हल्की सी कांपी। उसने उस जगह को कभी खास अहमियत नहीं दी थी, बस एक ताकत हासिल करने की जगह समझा था। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसने वहां कुछ पीछे छोड़ दिया है। यूअर और कोई गैंग की कल्टीवेशन वापस लाना, एलिट लेबर ऑफिस को खड़ा करना, इनर सेक्ट का मजाक उड़ाना, इन सब ने डिसाइपल्स को एक पहचान दी, सम्मान दिया। अब लेबर ऑफिस एक मजबूत टीम बन चुका था, बिल्कुल एक परिवार जैसा। लेकिन झुओ फैन को जिसकी तलाश थी वो कुछ और था। झुओ फैन ने लंबी सांस ली और मुस्कुराया। डेमन स्कीमिंग सेक्ट में उसका सफर अब पूरा हो चुका था, और ये सफर कुछ खास बुरा भी नहीं था। परिणामों की घोषणा। डबल ड्रैगन गैदरिंग के स्कोर तय हो चुके हैं, कृपया इन्हें देखिए। एग्जॉल्टेड। स्टेज पर बैठे एल्डर्स ने काम खत्म कर लिया था, और जैसे ही जज एल्डर ने ऐलान किया उन्होंने झुककर सलाम किया। एग्जॉल्टेड हेरैन ने सिल्क की चादर ली और एग्जॉल्टेड बाय मे के साथ सिर हिलाया। जज एल्डर ने मुड़कर उन 9 सेक्ट्स की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्ट्स की रैंकिंग तय हो चुकी है। सारे डिसाइपल्स मंच पर आकर एग्जॉल्टेड के आदेश सुने। जी, सबने हाथ जोड़कर सलाम किया और सख्त चेहरों के साथ मंच पर इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि बुरी तरह जख्मी झुओ फैन को भी सहारा देकर लाया गया। कौन गिरा, कौन उठाए, सब उस पतली सी सिल्क शीट पर साफ साफ लिखा था। सबकी नजरें ऊपर की सबसे ऊंची सीटों पर टिक गई थीं और सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। एग्जॉल्टेड हेरैन जो हाथ में पकड़े हुए थे, सबको उसे देखकर डर लग रहा था। सबकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं और उंगलियों के नाखून खुद की हथेलियों में धंसते जा रहे थे। बस एक डेमन स्कीमिंग सेक्ट ही थी जो एकदम ठंडी और बेफिक्र थी। उन्हें इन रैंकिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। जैसा झुओ फैन ने कहा था, उनकी जैसी कमजोर सी सेक्ट को ज्यादा ऊंचाई की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। जब उम्मीद ही नहीं होती तो फिर घबराने की भी जरूरत नहीं होती। उन्हें असली दुख इस बात का था कि उनका लीडर झुओ फैन अब उनके साथ नहीं था। एग्जॉल्टेड हेरैन ने गला साफ करते हुए कहा, अब मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्ट्स की रैंकिंग का ऐलान करता हूँ। सबसे पहले बीस्ट टेमिंग सेक्ट जो है लोअर 3 सेक्ट्स में आखिरी नंबर पर। जैसे ही ये बात एग्जॉल्टेड हेरैन ने बोली, भीड़ ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखा। शुरुआत में ही लोअर 3 सेक्ट्स के मुकाबले में झुओ फैन ने इस सेक्ट को एक ही पंच में धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि उनका एल्डेर भी थोड़ी ही देर में ढेर हो गया था। अगर ये लोग आखिरी नहीं होते तो फिर कौन होता? वाकई में ये लोग बदनसीब थे जो सीधे झुओ फैन जैसे मॉन्स्टर से टकरा गए, और फिर उसकी ताकत का तो सबको पब्लिक में एकदम धांसू डेमो भी मिल गया था। इनकी हार तो पक्की थी भाई, हा। अब आते हैं मिडिल 3 सेक्ट्स की सबसे आखिरी पोजीशन पर। एग्जॉल्टेड हेरैन बोलते रहे और लोग पूरी तरह ध्यान से सुनने लगे। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो और भी अलर्ट हो गया था। यही उनकी पोजीशन थी जब से वे यहाँ आए थे। अब देखना यह था कि इतने बदलावों के बाद भी वो इसे बचा पाए या नहीं। अब तो वो पसीने पसीने हो रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थीं और बस इंतजार कर रहे थे कि एग्जॉल्टेड हेरैन वो 2 शब्द बोले, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एग्जॉल्टेड हेरैन बोले, डेमन सोल सेक्ट। हैन भाइयों ने मायूसी में सिर हिलाया। उन्हें लगा था कम से कम एक पायदान ऊपर जाएंगे, लेकिन उल्टा नीचे गिर गए। अब वो अपने गुस्सैल बाप को क्या जवाब देंगे, यही सोच सोच के टेंशन में थे। जबकि वो सोच में डूबे थे, रेन कॉन्ग तो एकदम जड़ हो गया था। अगर डेमन सोल सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट्स में सबसे नीचे है तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तो लोअर 3 में चली गई। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो रोने ही वाला था। घर पहुंचते ही उसके बाप से मार पड़नी पक्की थी। हम इतनी नीचे कैसे गिर गए यार? अब आते हैं सुपीरियर 3 सेक्ट्स की सबसे आखिरी पोजीशन पर।
इन दो सेक्ट्स की दुखभरी हालत को नजरअंदाज करते हुए एग्जॉल्टेड हाई रैन बोले, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। वेन ताओ की टीम पहले तो चौंक गई, फिर खुशी में झूम उठी। वो लोग अब मिडिल 3 सेक्ट से ऊपर चढ़कर सुपीरियर 3 सेक्ट में पहुंच गए थे। उन्हें लगा था कि जुओ फैन से हारने और चैलेंज स्टेज में चोट खाने के बाद उनका चांस गया, मगर अब लग रहा था कि उन्होंने कर दिखाया। भले ही आखिरी पोजीशन मिली हो, मगर फिर भी ये एक बड़ी जीत थी। जुओ फैन की टीम अपनी यूजुअल दोस्ताना पॉलिसी पर कायम रही और उन्हें बधाई दी। वेन ताओ बार बार हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे, मगर एक की खुशी किसी और का दुख बनती है। यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के झाओ डेजू का चेहरा सुन्न पड़ गया। अगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ऊपर गया है तो किसी को नीचे गिरना ही था, और वो कौन होगा ये तो सबको पता ही था, सबसे कमजोर। झाओ डेजू के होंठ कांपने लगे, उसके चेहरे पर गहरा दुख उतर आया। ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के इतिहास की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। अब वो घर जाकर क्या बताएगा। एग्जाल्टेड हेई रैन ने एक हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ अगली घोषणा की, लोअर 3 सेक्ट्स की मिड पोजीशन पर है मिस्टिकल हेवन सेक्ट। जुआन शाओयू और उनके एल्डर ने चैन की सांस ली। चलो, कम से कम यही पोजीशन तो हमेशा मिलती आई है। हालांकि वो पहले नंबर पे नहीं आ पाए लोअर 3 सेक्ट्स में। उनकी टीम की लड़कियों को इस सब की कोई खास परवाह नहीं थी। उनकी चमचमाती आंखें तो बस जुओ फैन को निहार रही थीं, जैसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट की पोजीशन सबसे ज्यादा मायने रखती हो। मिडिल 3 सेक्ट्स की दूसरी पोजीशन यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। एग्जाल्टेड हेई रैन ने सीधा झाओ डेजू की तरफ देखकर कहा। भीड़ में खलबली मच गई। एक बड़ा सुपीरियर 3 सेक्ट अब गिरकर नीचे की पोजीशन में आ गया था। यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के एल्डर्स तो पक्का पगला जाएंगे। लोगों को ये तो नहीं पता कि एल्डर्स पागल होंगे या नहीं, लेकिन झाओ डेजू खुद पहले ही चीख पड़ा, रुको एग्जाल्टेड, ये क्या है? यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तो सुपीरियर 3 सेक्ट है, हम इतनी नीचे कैसे गिर सकते हैं? हुफ, ये सवाल तो तुम्हें अपनी चालबाजियों से पूछना चाहिए। एग्जाल्टेड हेई रैन ने घृणा से कहा, जब तुमने हेलियन फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से लड़ा तो तुम बार बार पीछे हटते रहे, जिससे तुम्हें बहुत कम पॉइंट्स मिले। सुपीरियर 3 सेक्ट्स की चैलेंज स्टेज में तुमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को जरूर हराया, लेकिन तुम्हारा स्कोर सबसे नीचे चला गया और इसी वजह से अब तुम मिडिल 3 सेक्ट में दूसरे नंबर पर हो। झाओ डेजू कांपने लगा और झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? सुपीरियर 3 सेक्ट्स के सिंगल्स फाइट्स में तो ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तुम सही कह रहे हो, एग्जाल्टेड बाय मेई ने तेज नजर से कहा, मगर सुपीरियर 3 सेक्ट्स के डिसिपल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर तुम मैच छोड़ते हो या हारते हो तो डिडक्शन भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी चालें और योजनाएं ही तुम्हें इस हाल तक ले आई। अब जब तुम सेकंड मिडिल 3 सेक्ट हो तो अच्छा रहेगा कि तुम और तुम्हारी सेक्ट शांति से अपने रास्ते पर चलो और फेम और वेल्थ के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि स्कीमिंग में रिस्क होता है और अगर फेल हो जाए तो भुगतना तुम्हें ही पड़ता है। झाओ डेजू एकदम खाली निगाहों से जमीन पर बैठा रह गया, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। एग्जाल्टेड लोगों ने सिर हिलाया और एग्जाल्टेड हेई रैन ने अगली घोषणा की, सुपीरियर 3 सेक्ट्स की मिड पोजीशन पर है हेलियन फ्लेम। यान मो ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। चलो, कम से कम अपनी पोजीशन तो बचा पाए। उन्हें तो डर था कि कहीं डीमन स्कीमिंग सेक्ट ही ये पोजीशन न ले जाए। और अब वक्त आ गया है टॉप पोजीशन के ऐलान का। एग्जाल्टेड हेई रैन ने जैसे ही ये कहा, पूरा हॉल शांत हो गया, सबकी सांसें थम गईं। लोअर 3 सेक्ट्स की टॉप पोजीशन हेवन ट्रेलिंग सेक्ट। एग्जाल्टेड हेई रैन की आवाज रेन कॉन्ग के कानों में बिजली सी गिरी। वो पहले से ही अंदाजा लगा चुका था, मगर जब नाम आया तो झटका जोरदार लगा। वो इतना कांप रहा था कि एक हल्की हवा भी उसे गिरा देती। उसका दिमाग अब इस ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने जुओ फैन की तरफ घूरना शुरू किया। सब उस हरामी जुओ फैन की गलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू तो गया। रेनकोंग की आंखों में बदले की आग जलने लगी, जैसे अब कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। मिडिल 3 सेक्ट्स की टॉप पोजीशन डीमन स्कीमिंग सेक्ट। एग्जाल्टेड हाई रैन ने आखिरकार सबसे बड़ा अंडरडॉग का नाम लिया, मगर पूरी टीम तो मुस्कुरा रही थी। इससे भीड़ थोड़ी चौंक गई, यहाँ तक कि एग्जाल्टेड लोग भी हैरान थे। इतना कंट्रोल, या फिर सुपीरियर 3 सेक्ट्स का सपना लेकर आए थे और ये तो उनके लिए मामूली सी बात बन गई। कौन समझता उनके दिल का हाल। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम तो बस जुओ फैन के जाने से टूट चुकी थी। जुओ फैन उन्हें यहाँ तक बिना एक खरोंच लाए ले आया था। अब जब वो चला गया तो उन्हें खुशी भी महसूस नहीं हो रही थी। एग्जाल्टेड लोग बस कंधे उचकाकर रह गए। एग्जाल्टेड हेई रैन ने आखिरकार अंतिम नाम पुकारा, सुपीरियर 3 सेक्ट्स की टॉप पोजीशन अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। वेस्टर्न लैंड का राजा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अब तक कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरा था, लेकिन सबको, यहाँ तक कि खुद अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को भी पता था कि इस पोजीशन को बनाए रखना कितना खतरे भरा है। जुओ फैन की तरफ लंबी नजर डालते हुए वो किंक्यू ने गहरी सांस ली। दुआ करता हूँ कि अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग में फिर से उस फ्रीक से न टकराऊं। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पिछली लड़ाई याद करने लगा। अब 9 सेक्ट्स की नई रैंकिंग तय हो चुकी थी। अब बारी थी उस चीज की जिसका सबको इंतजार था, सेक्रेड स्टोन्स का बंटवारा, जो डबल ड्रैगन मैनर की तरफ से हर गैदरिंग के बाद होता है।
एग्जाल्टेड हेईरैन बैठ गए और एग्जाल्टेड बाय मेई बोले, डबल ड्रैगन गैदरिंग के रिजल्ट के अनुसार सेक्रेड स्टोन्स का बंटवारा इस तरह होगा। टॉप सुपीरियर 3 सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को मिलेंगे 1 लाख, हेलियन फ्लेम को 50,000 और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को 30,000। सब दंग रह गए। इतना ज्यादा? सिर्फ वो एल्डर्स जो पहले के डबल ड्रैगन गैदरिंग्स में आ चुके थे उन्होंने सिर हिलाया। ज्यादा? वो तो विजेता के लिए है। डबल ड्रैगन मैनर कोई हारने वालों के लिए दिल खोलकर देने वाला नहीं है। मिडिल 3 सेक्ट्स में जो सबसे ऊपर है डेमन स्कीमिंग सेक्ट, उसे मिले 10,000 सेक्रेड स्टोन्स, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट को 5,000 और डेमन सोल सेक्ट को 3,000। एग्जाल्टेड बाय मेई की ये आवाज सबके कानों में गूंज उठी और हर कोई हिल गया। मिडिल 3 सेक्ट्स को जो मिला वो सुपीरियर 3 सेक्ट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं था, बस जरा सा, कुल मिलाकर 10,000 के थोड़ा ऊपर। जो लोग पहले सोच रहे थे कि डबल ड्रैगन मैनर तो बड़ा दरिया दिल है, अब वो भी सोच में पड़ गए। ये लोग सैक्रेड स्टोन्स देने में तो बड़े कंजूस निकले। मिडिल 3 सेक्ट्स के लिए इनाम में जब इतनी कटौती हो गई तो फिर लोअर 3 सेक्ट्स का क्या हाल होगा। किसी को खुशी हुई तो कोई मायूस हो गया। डेमन स्कीमिंग सेक्ट को हमेशा डबल ड्रैगन गैदरिंग में बस कुछ टुकड़े ही मिलते थे। जितना भी आता था ज्यादातर सेक्ट की सुरक्षा में ही लग जाता था। डेवलपमेंट तो दूर की बात थी, लेकिन इस बार सीधा 10,000 सैक्रेड स्टोन्स मिल गए। सारे के सारे फीन्स खुशी से पागल हो गए। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बार में इतना सब कुछ मिल जाएगा, वो भी दर्जनों गैदरिंग्स का जोड़ मिलाकर भी नहीं मिलता। इस बार तो वाकई किस्मत चमक गई। डेमन स्कीमिंग सेक्ट को लगने लगा जैसे अचानक से उनके पास दौलत की कोई कमी ही नहीं रही। इतने स्टोन से वो आने वाले दशकों तक सेक्ट को मजबूत बना सकते थे और आखिरकार लोअर 3 सेक्ट्स की पहचान से बाहर निकल सकते थे। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ जुओ फैन की लीडरशिप की वजह से। सबकी नजरों में उसके लिए इज्जत और तारीफ और भी बढ़ गई। लेकिन यही बात थी जो उसके जाने को और भी मुश्किल बना रही थी। मगर जुओ फैन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको तो परवाह ही नहीं थी। भला वो क्यों करेगा? उसने तो खुद डबल ड्रैगन मैनर की सैक्रेड माइन को साफ कर दिया था, जिसमें करीब 1 मिलियन चमचमाते स्टोन थे, और ऊपर से कुनपेंग से जो मिला वो तो उसकी जिंदगी भर के लिए काफी है। जब डेमन स्कीमिंग सेक्ट अपनी दौलत पर जश्न मना रहा था, तभी यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तो खुद को कंगाल महसूस कर रहा था। 5,000 सैक्रेड स्टोन्स आम लोगों के लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तो पहले सुपीरियर 3 सेक्ट्स में था और तब उन्हें 30,000 मिले थे। एक बड़ी सेक्ट होने के नाते उन्हें तो आदत थी एक भारी भरकम खजाने की, जिससे डिसाइपल्स और एल्डर्स का खर्च चलता था। अब ये कुछ टुकड़े उनके किसी काम के नहीं थे। अगली डबल ड्रैगन गैदरिंग तो 100 साल बाद होगी, तब तक तो उन्हें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। हो सकता है इतना कमजोर पड़ जाएं कि फिर कभी सुपीरियर 3 सेक्ट्स में लौट ही न सकें। झाओ देजू का चेहरा इतना उतर गया जैसे अभी रो देगा। इस बार तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसे क्या पता था कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट जैसे अंडरडॉग और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जैसी पावर एक साथ इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अगर उसे पहले पता होता तो वो भी पूरी ताकत से लड़ता और ज्यादा पॉइंट्स हासिल करता, बजाय इसके कि इस कदर नीचे गिर जाए। इन घटिया डेमोनिक कल्टीवेटर्स की वजह से ही तो मैंने अपनी ताकत बचाकर रखी ताकि इनके खिलाफ लड़ सकूं, और अब देखो क्या हो गया। रुक जाओ, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। झाओ देजू गुस्से से जुओ फान को घूरने लगा। उसे तो अब एग्जॉल्टेड बाय मेई की बातों की याद भी नहीं रही। एग्जॉल्टेड बाय मेई ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस भरी। ये तो गया काम से। डेमन सोइल सेक्ट भी नीचे गिरा था, मगर बस एक पायदान। उन्हें 2,000 सेक्रेड स्टोन्स कम मिले, लेकिन ये नुकसान ऐसा नहीं था जिसे वो झेल नहीं सकते। बाकियों के मुकाबले वो तो काफी शांत थे। हन ब्रदर्स ने रेन कॉन्ग की तरफ देखा। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था जब उसने एग्जॉल्टेड बाय मेई को ये कहते सुना, लोअर 3 सेक्ट्स में सबसे ऊपर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को मिलते हैं 1,000 सेक्रेड स्टोन्स, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 500 और बीस्ट टिमिंग सेक्ट को 300। इसी के साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग का सेक्रेड स्टोन वितरण समाप्त होता है। धन्यवाद एग्जॉल्टेड। सबने हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन किया, चाहे कोई नाराज था, कोई खुश और कोई उदास। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर यून ने रेन कॉन्ग की तरफ देखा और उसके गुस्से को महसूस किया। यंग मास्टर रेन, वो घटिया डेमन स्कीमिंग सेक्ट को भले ही बहुत सारे सेक्रेड स्टोन्स मिल गए हों, लेकिन उनके पास मिडिल 3 सेक्ट जैसा दमखम नहीं है। उन्हें कम से कम 100 साल लगेंगे इस नए स्टेटस में खुद को फिट करने में। तब तक हमारे पास बहुत मौके होंगे। क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी ऐसा ही सोचता है? रेन कॉन्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और पूछा। एल्डर यून को कुछ तो समझ आया और उसने टटोलते हुए पूछा, क्या यंग मास्टर रेन के पास पहले से कोई योजना है? मेरी नहीं, किसी और ने पहले ही उस लड़के पर नजर गड़ा रखी है। बस सही मौके का इंतजार है। जब वक्त आएगा, मुझे उम्मीद है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमारे साथ खड़ा रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। एल्डर यून थोड़े हिल गए और माथा सिकोड़ लिया। वो तो बस यंग मास्टर को तसल्ली देना चाहता था ताकि डेमन स्कीमिंग सेक्ट की तेज तरक्की को रोका जा सके। उसे क्या पता था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट ने पहले ही उसे खत्म करने की तैयारी कर ली है और उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहता है। ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं? अगर बात हाथ से निकल गई तो डबल ड्रैगन मैनर बीच में आ जाएगा और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की तो खैर नहीं।
मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी अपने साथ ऐसा नहीं चाहता था। एल्डर यून सोच में पड़ गया। रेनकोंग ने उसकी झिझक देखी और बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें किस बात का डर है। डबल ड्रैगन मैनर नहीं चाहता कि वेस्टर्न लैंड्स की ताकत कमजोर पड़े, इसलिए वो सेक्ट्स के बीच की लड़ाई पर नजर रखते हैं। लेकिन तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि हर घर के मामले इतनी आसानी से नहीं सुलझते। तुम्हारा मतलब? एल्डर यून चौंक गया। रेनकोंग ने झुओ फान की तरफ गंदी सी नजर डाली और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, डेमन स्कीमिंग सेक्ट में भी हर किसी को वो लड़का पसंद नहीं है। जब वक्त आएगा, डेमन स्कीमिंग सेक्ट खुद ही इतनी नाकाम हो जाएगी कि एग्जॉल्टेड कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय इसके कि वेस्टर्न लैंड्स की लीडरशिप छोड़ दें। एल्डर यून ने सोचा और फिर सिर हिलाया। अब बारी है डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टर्न लैंड्स के टॉप 10 डिसिपल्स की इंडिविजुअल स्कोर्स और उनके रिवॉर्ड्स की। एग्जॉल्टेड बाय मेई और एग्जॉल्टेड हेइरेन ने साथ में बोलना शुरू किया। भीड़ अब गंभीर हो गई और सबकी आंखों में उत्साह दिखने लगा। यान मो, जी त्यानशांग और बाकी जो कंपटीशन के लिए आए थे वो भी बेसब्री से इंतजार करने लगे। एग्जॉल्टेड हेइरेन खड़े हुए और बोले, इस बार के डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टर्न लैंड्स का 10वां डिसिपल है, माइनस डेमन सोइल सेक्ट का थर्ड यंग मास्टर हान। उसे मिलते हैं 100 सेक्रेट स्टोन्स। थर्ड यंग मास्टर हान तो सुनकर हैरान रह गया। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो टॉप में आ जाएगा। एग्जॉल्टेड हेइरेन ने आगे कहा, नवा स्थान जाता है सेकंड यंग मास्टर हान को 200 सेक्रेट स्टोन्स। दोनों भाइयों ने खुशी से चिल्ला दिया। दोनों ही टॉप में आ गए और अब डबल ड्रैगन मैनर में जाने का भी चांस बन गया। 8वां स्थान रेनकोंग 300 सेक्रेट स्टोन्स। 7वां स्थान जी त्यानशांग 400। छठा हान यूनफेंग 500। 5वां वेन ताओ 600। चौथा झाओ देजू 700। तीसरा यान मो 800। दूसरा वू किंगक्यू 900 और पहला स्थान एग्जॉल्टेड हेइरेन कुछ पल के लिए रुके, सबका ध्यान खींचने के लिए। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे ताकतवर 2 लोग थे, झुओ फान और ये लिन, लेकिन उनका नाम अभी तक किसी लिस्ट में नहीं आया। क्या ये लिन मर गया? क्या इसी वजह से एग्जॉल्टेड हेइरेन ने उसका नाम नहीं लिया? लोगों के चेहरे उतरने लगे, कुछ ने तो आह भी भरी। इतनी कम उम्र में इतना दमदार, अफसोस। पर किस्मत भी तो चाहिए होती है और ऊपर वाला भी शायद किसी से ज्यादा ताकतवर बना देता है। एग्जॉल्टेड हेइरेन ने आखिरकार कहा, पहले स्थान पर है ये लिन 1000 सेक्रेट स्टोन्स। क्या? ये सुनते ही भीड़ उबल पड़ी, फिर सबकी नजरें झुओ फान पर टिक गईं। आखिर जो जीता उसका नाम नहीं आया और जो हार गया उसे पहले स्थान पर रख दिया। क्या डबल ड्रैगन मैनर के इरादे कुछ गड़बड़ हैं? इतना तो नहीं चलेगा। क्या हम लोग अंधे हैं जो सच्चाई नहीं देख सकते? सबको याद आया कि एग्जॉल्टेड हेइरेन ने ये लिन को बचाया था और अब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि शायद एग्जॉल्टेड का कोई रिश्ता है ये लिन से, इसलिए उसे बचा लिया और फेवर भी कर दिया। इस तरह असली विजेता झुओ फान को बना दिया गया एक क्राउनलेस किंग। जिस पल ये लिन गिरा था उसी पल लोगों ने झुओ फान को नंबर 1 मान लिया था। चाहे ऑफिशियली उसे मान्यता मिले या नहीं, लोगों के दिलों में वही नंबर 1 था। अब सब एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की तरफ शक की निगाहों से देखने लगे। क्या खेल चल रहा है यहाँ? एग्जॉल्टेड लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके मन में एक ही बात चल रही थी। हजारों सालों से जिसका नाम इंसाफ के लिए जाना जाता था, माइनस डबल ड्रैगन मैनर, अब एक लौंडे की वजह से सबकी शक की निगाहों में आ गया था। जिस इज्जत को बनाने में उन्होंने सालों लगाए, वो एक पल में बिखर गई, वो भी बिना ये समझा पाने के कि ऐसा हुआ क्यों। इससे बस ये साबित होता है कि झुओ फैन उनके नजरों में कितनी बड़ी हैसियत रखता है। ऐसी काबिलियत देखकर तो एग्जॉल्टेड भी उसकी तारीफ करने लगे। एग्जॉल्टेड, झुओ फैन टॉप 10 डिसिपल्स में क्यों नहीं है? वो चिंगच्यू झुककर पूछता है। भीड़ में गड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी, सबके मन में सवाल ही सवाल थे। एग्जॉल्टेड हेइरेन ने साफ कुछ नहीं कहा, बस बोला, ये डबल ड्रैगन मैनर का नियम है। उसके इस एक जवाब ने सबके मुंह बंद कर दिए, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न लैंड के सबसे ताकतवर से पंगा नहीं लेना चाहता था। ऐसा है क्या? मगर वो चिंगच्यू हल्की सी मुस्कान के साथ दोबारा झुककर बोला, अगर ये मैनर का नियम है तो मैं ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा, लेकिन एग्जॉल्टेड से एक गुजारिश है, माइनस मेरी और ये लिन की रैंकिंग लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। क्या? भीड़ तो जैसे सुनकर सन्न रह गई। वो चिंगच्यू ने आगे कहा, एग्जॉल्टेड, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम किसी ऐसी लिस्ट में हो जिसका कोई मतलब ही ना हो। मैं डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग को बदनाम नहीं करना चाहता, और मेरे छोटे भाई का जो स्वभाव है वो भी शायद यही चाहता होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी बनाई हुई रैंकिंग गलत है और तुम्हें अपमानजनक लगती है? एग्जॉल्टेड हेइरेन गुस्से में गरजा। भीड़ भी ये सुनकर थोड़ी कांप गई। वो चिंगच्यू ने सिर तो हिलाया नहीं, मगर जो उसने कहा उसका मतलब सब समझ गए। हा हा हा, एग्जॉल्टेड, भला हम जैसे अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के शिष्य ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे और मेरे भाई का नाम उस लिस्ट में रहेगा तो वो डबल ड्रैगन मैनर की बेइज्जती होगी। अगर हो सके तो हमारा नाम हटा दीजिए। भीड़ तो जैसे उसके मतलब को लेकर दंग रह गई।
इस लड़के ने सीधा सीधा ताना मार दिया है, जब जुओ फैन का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो भी उस लिस्ट में नहीं रहना चाहता। उसने ये कहकर कि हम रैंकिंग का अपमान कर रहे हैं, असल में बताया कि लिस्ट ही गलत है और उसमें रहना शर्म की बात है। लोगों ने वू चिंगच्यू की हिम्मत की बहुत तारीफ की कि उसने एग्जॉल्टेड के सामने सच कहने की हिम्मत दिखाई। जुओ फैन भी मन ही मन खुश था। जैसा मैंने सोचा था, डब्ल्यू किंगक्यू वाकई दोस्ती के लायक है। हा हा हा, जब सब हटना चाहते हैं तो फिर मैं ही क्यों ना बन जाऊं वेस्टर्नलैंड का पहला नंबर। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो था यान मो। जेल में अपनी मीन में चले गए और जुओ फैन की तरफ एक शातिर मुस्कान फेंकते हुए यान मो बोला, वैसे भी इन लोगों में राजा कहलाना बहुत बोरिंग है, बेहतर होगा मैं भी हट जाऊं। बिना किसी लायक ओपोनेंट के मैं तो और भी सुस्त होता जाऊंगा। हा हा हा, भाई यान वो तो हम सबका मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को भी नीचा दिखा लो मगर हमारी यंगर जनरेशन को नहीं। हम सॉर्ड गॉड सेक्ट वाले अब सबसे पीछे हैं, मगर अगली बार तुम्हारी जगह हम लेंगे, भागना मत, क्यों ना साथ में हटते हैं। वेन टाओ भी मस्ती में शामिल हो गया। शी तिनशंग, हाँ युनफेंग और बाकी लोग भी अपने स्पॉट्स छोड़ने लगे जुओ फैन के लिए। लोगों ने पहली बार देखा कि इतने सारे डिसाइपल्स मैनर के फैसले के खिलाफ थे। एग्जॉल्टेड लोग भी हैरान थे। ये सब दिखाता है कि जुओ फैन की कितनी जबरदस्त करिश्मा है। अभी चंद दिन ही हुए थे और चारों बड़ी सेक्ट्स के डिसाइपल्स उसके साथ थे। एग्जॉल्टेड लोग मुस्कुराने लगे जैसे दिल से तारीफ कर रहे हों। पहले के जमाने में तो शेंग जैसे लोग बस ताकत के दम पर पहचान पाते थे, मगर अब ये लड़का असल मायनों में वेस्टर्नलैंड का बेस्ट बन चुका है। एग्जॉल्टेड हेरान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। वो शांत लहजे में बोले, इस बार पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड अंदाज में जियो फैन टॉप 10 डिसाइपल्स में क्यों नहीं है। इसका एक कारण है, डबल ड्रैगन गैदरिंग के नियम है जो कि अकेले मुकाबलों पर आधारित होते हैं जहां स्किल्स को आंका जाता है। इन मुकाबलों में जियो फैन ने सिर्फ लोअर 3 सेक्ट से ही लड़ाई की, चाहे वो कितना भी जबरदस्त हो उसके पॉइंट्स कम पड़ गए। बेशक उसके आखिरी मुकाबले में जो टीम बैटल में उसने दिखाया वो गजब था, इतना कि नियम तोड़कर भी उसे लिस्ट में शामिल किया जा सकता था। लेकिन क्या भीड़ से आवाज आई? एग्जॉल्टेड हेरान ने सिर हिलाया, टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट हम तय करते हैं, मगर जुओ फैन हमारी समझ से बाहर निकल गया है। उसके उस एक वार ने, जिसमें मैंने खुद दखल दिया था, फिर भी ओपोनेंट को घायल कर दिया। एक तरह से तो कह सकते हैं कि वो वार मुझसे भी भारी पड़ गया, हालांकि मामला थोड़ी एहतियात का भी था। एग्जॉल्टेड कुछ ज्यादा कह रहे हैं। जुओ फैन ने तुरंत झुककर हाथ जोड़े। हेरान मुस्कुराया, ठीक है, हम दोनों अपनी ताकत जानते हैं, मगर मेरी मौजूदगी में किसी को जख्मी कर देना ये अपने आप में इनक्रेडिबल है। यही वजह है कि हम अब तुम्हारी ताकत को आंकने में असमर्थ हैं। हाँ नौजवानों, तुम्हारी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और हमारी भी। जुओ फैन का नाम लिस्ट में ना होने का मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो उस काबिलियत से ऊपर जा चुका है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है, हजारों सालों में पहली बार, कि हम इस लिस्ट में एक एक्स्ट्रा रैंक जोड़ेंगे, रैंक 0 क्राउनलेस किंग जुओ फैन। इसका मतलब ये है कि अब उसे कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता और ना ही कोई इनाम थमाया जा सकता है। सीक्रेट स्टोन्स के लिए 2000। भीड़ तो एकदम दंग रह गई। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स खुद मान गए कि वो एक डिसाइपल को जज ही नहीं कर पाए। उन्होंने उसके लिए एक नया रैंक ही बना दिया। ये लड़का अब इन दोनों एग्जॉल्टेड की देखरेख में बहुत आगे जाएगा। लोग जुओ फैन की तरफ देखने लगे, जो कि अब एग्जॉल्टेड द्वारा ऑफिशियली वेस्टर्नलैंड का फ्यूचर बेस्ट बन चुका था। डब्ल्यू किंगक्यू और बाकी दोस्त बहुत खुश थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि ये सारी इज्जत तो बस उसे मिलनी ही थी। मगर जुओ फैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो बस थोड़ी बहुत बात कर रहा था, वो भी सिर्फ थोड़ा नजदीक आने के लिए। लेकिन श्वान शायू, रेन कॉन्ग और बाकी लोगों के चेहरे बिगड़ गए, क्योंकि जुओ फैन उस वक्त बहुत प्राउड दिख रहा था। सबकी नजरें अब लू शाई की ओर मुड़ी। वेस्टर्नलैंड का बेस्ट? हम तुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सब शांत हो जाएं। एग्जॉल्टेड बाई में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, अपनी आवाज साफ करते हुए बोला, डबल ड्रैगन गैदरिंग अब खत्म हो चुका है, सारी सेक्ट्स की रैंकिंग तय हो गई है। अब डिसाइपल्स वापस अपने अपने घर जा सकते हैं। जो डिसाइपल्स डबल ड्रैगन मैनर में शामिल होंगे उनके बारे में हमें थोड़ा वक्त लगेगा फैसला लेने में। फिर हम हर सेक्ट लीडर को एक जेड स्लिप भेजकर सूचित करेंगे। अब आप सब जा सकते हैं। बूम! एग्जॉल्टेड बाई में की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिलने लगा। एग्जॉल्टेड लोग चिल्ला उठे, सीक्रेट माइन, मॉनिटरिंग अरे चालू करो और देखो हुआ क्या है। एग्जॉल्टेड हेरान ने गेटकीपर से कहा। दोनों एल्डर्स ने हाथों से कुछ निशान बनाए और एक स्क्रीन सामने आ गई, जिसमें एक लंबी पहाड़ी दिखाई दी। उसके छोर पर एक लाल नाक वाला बूढ़ा आदमी हवा में उड़ता दिखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसके चारों तरफ आधा मील तक की जमीन फट चुकी थी और सब देख सकते थे वो तबाही। आखिर ऐसी तबाही करने की ताकत किसके पास है? डाउंकिंग शेन। एग्जॉल्टेड लोग एक झटके में समझ गए कि ये शख्स सीधा उन्हें चुनौती देने आया है। सीनियर सिस्टर, क्या वो वही पियक्कड़ नहीं है जिससे हम उस छोटे से कस्बे में मिले थे? दानेर ने हवा में उड़ते उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए शुई रुओ हुआ से पूछा।
शुई हुआ चौंक गई। हाँ वही है, जुओ फैन ने कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और बाद में हमें भी एहसास हुआ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ताकतवर होगा। इतनी बड़ी दरार पैदा करने वाली ताकत बस किसी टायरेनिकल आदमी के पास ही हो सकती है। छू किंगचेंग ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। जुओ फैन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। छिप छिप कर घुसने की जरूरत ही क्या थी जब अब खुद सामने आ ही गया। शायद सेक्रेट वेपन ना मिलने से झुंझला गया होगा और सोचा होगा कि एग्जाल्टेड लोगों ने उसे धोखा दिया, तो अब उन सबको बाहर खींच लाया। अब जब सब कुछ खुल ही गया है तो खेल खत्म समझो। लेकिन क्या एग्जाल्टेड लोग इतने आसान शिकार हैं? तू भले ही वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर हो, लेकिन वो तो अकेले की ताकत है। अब जरा ये तो सोच, अपने 2 पूर्व मास्टर से लड़ने लायक तू है भी या नहीं? जहाँ 2 लोग हों वहाँ ताकत दुगनी हो जाती है। जुओ फैन और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उसे पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दोनों पक्ष मिलेंगे, बात करेंगे और फिर समझ जाएंगे कि सेक्रेट वेपन चुराया गया है। फिर दानिकिंग शैन और एग्जाल्टेड मिलकर उसे पकड़ने आएंगे। मगर इस खतरनाक हालात में भी एक उम्मीद बची थी कि शायद इनके बीच कुछ पुरानी रंजिश हो। इससे कोई गलत फहमी पैदा हो सकती थी। सबको पता था कि सेक्रेट वेपन बहुत ताकतवर है और कोई भी यूं ही उसे नहीं चला सकता, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड उसे चला सकता है, माइनस ये कौन जानता। तो इस तरह सेक्रेट वेपन ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हवा में उड़ गया हो। फिर सबको एक दूसरे से पूछना पड़ेगा कि उसका क्या हुआ, क्योंकि बस यही 3 लोग उसे हासिल कर सकते थे, जुओ फैन को छोड़कर। उसके बाद इन तीनों के बीच लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और यही जुओ फैन की सबसे पसंदीदा चीज थी आज की। जुओ फैन यही चाहता था कि उसका चुपचाप रचा गया प्लान सफल हो। दोनों तरफ के लोग यही सोचें कि सेक्रेट वेपन एक दूसरे के पास है और लड़ते झगड़ते अपने मसले सुलझा ना पाएं, वरना जल्द ही उन सबकी नजर उस पर आ जाएगी। तब तो मैं गया काम से। मगर ऐसी नौबत शायद ही आए, वरना दानकिंग शैन यूं छिपकर थोड़ी आता। वो वहां कर क्या रहा है? हमने तो रास्ता सील कर रखा था, बस एक ही तरफ से जाना मुमकिन था। क्या वो हमारी आंखों के सामने से अंदर घुस गया? एग्जाल्टेड हेई रैन ने गहरी सांस ली और गुस्से से दहाड़ा। एग्जाल्टेड बाय मेई बस सोच में पड़ गया। दानकिंग शैन सेक्रेट माइन के सामने खड़ा हो गया और निगरानी करने वाली एरे की तरफ चिल्लाया, मास्टर मैं मिलने आया हूँ, क्या आप नहीं मिलेंगे? मास्टर मतलब ये डबल ड्रैगन मैनर से है? सारी भीड़ इस खुलासे से चौंक गई। एग्जाल्टेड थोड़े असहाय से महसूस कर रहे थे। एग्जाल्टेड हेरन ने दहाड़ते हुए एक सफेद दरवाजा हवा में बनाया और उसमें घुस गया। उसके पीछे एग्जाल्टेड बाय मेई भी चला गया। लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। वो बूढ़ा आदमी अपने मास्टर को बुला रहा था, लेकिन मास्टर खुद तो आया नहीं, उल्टा एग्जॉल्टेड लोग ही वहां गए। क्या इसका मतलब है कि एग्जॉल्टेड लोगों के भी डिसिपल हैं? लेकिन हमें तो यही पता था कि उनका बस एक ही डिसिपल था, वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर दानकिंग शेन। सब हैरान रह गए। वो बूढ़ा जो तूफान में खड़ा है असल में इतना ज्यादा ताकतवर है। यान मो को पहले ही शक था, लेकिन जब खुद उसने अपना नाम लिया तब भी सुनकर झटका लगा। वो दानकिंग शेन था और वही अकेला था जो खुलेआम कहता था कि वेस्टर्न लैंड की 10 सेक्ट्स मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। अब वो अपने पुराने मास्टर्स एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन से मिलने आया था, लेकिन ये कोई हालचाल पूछने की मुलाकात नहीं थी। एक जबरदस्त जंग बस शुरू होने ही वाली थी। वेस्टर्न लैंड के 3 सबसे ताकतवर लोगों को आपस में लड़ते देखना, अरे बस यही देखने आए थे, मजा आ गया, हा हा हा। यान मो तो एक्साइटमेंट में कांप रहा था। शुई रुओहुआ बिल्कुल अवाक रह गई थी। लड़कियों को पता था कि वो बूढ़ा बहुत आगे है उनसे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और सोचो, उन्हीं लड़कियों ने उस राक्षस जैसे बूढ़े को बांध दिया था। अगर जुओ फान उन्हें ना रोके तो पता नहीं उन्होंने क्या कर डाला होता, जिसकी जिंदगी भर पछतावा रहता। शुई रुओहुआ को अब साफ समझ में आ गया कि वो सब जिंदा हैं तो बस जुओ फान की बदौलत। सारी लड़कियां अब कृतज्ञ नजरों से जुओ फान की तरफ देखने लगी। माइनस पर देखा कि वो तो एकदम शांत भाव से स्क्रीन को देख रहा है। हुए एग्जॉल्टेड दोनों अचानक दानकिंग शेन के सामने आकर प्रकट हुए और उसके नीचे जमीन पर बनी उस गहरी दरार को देख गुस्से से भर उठे। शेंग, क्या इसी तरह तू हमारा स्वागत करता है? एग्जॉल्टेड हेई रैन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। दानकिंग शेन ने उनकी तरफ देखा और फिर दोनों को झुककर प्रणाम किया। नमस्ते मास्टर्स, अगर आप अभी भी मुझे अपना डिसिपल मानते हैं तो हूफ, उस समय तूने जो गड़बड़ की उसके बाद तुझे डबल ड्रैगन मैनर से निकाल दिया गया, तब से तू हमारा डिसिपल नहीं रहा, एग्जॉल्टेड हेई रैन ने अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। दानकिंग शेन का चेहरा एक पल के लिए फड़क गया, फिर बोला, अगर ऐसा है तो आपने मेरी नमस्ते स्वीकार क्यों की? एक दिन का मास्टर जीवन भर पिता समान होता है। क्या हमने तुझे नहीं सिखाया? चाहे हम तुझे अपना डिसिपल ना माने, क्या तू भी हमें मास्टर ना मानेगा? क्या मिलते ही सलाम नहीं करेगा? हूफ, तू पहले से भी गया गुजरा हो गया है लगता है, एग्जॉल्टेड हेई रैन ने जवाब दिया। दानकिंग शेन ने थक कर लंबी सांस ली। मास्टर हेई रैन, आप तो अब भी वैसे ही हो, बिना शर्म के। तू अपने मास्टर से ऐसे बात करेगा जैसे तू कोई शरीफ आदमी हो। हाँ, मैं कोई खास नहीं हूँ, पर क्या ये भी आपने ही नहीं सिखाया?
आपकी बेहयाई से तो मुझे आधी ईमानदारी विरासत में मिली है, इसको तो इन्फ्लुएंस कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, डान किंग शेन ने ताना मारा। एग्जॉल्टेड हेई रैन ने आंखें घुमाई और बात को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि अंदर ही अंदर अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे पुराने दिन लौट आए जब वो इस लड़के को सिखाता था। एग्जॉल्टेड बाय मेई उसकी भावनाओं को समझ रहा था, मगर फिर चेहरा गंभीर बनाकर बोला, शेंग, तू यहाँ कर क्या रहा है? क्या चाहता है? मैं यहाँ अपनी तलवार वापस लेने आया हूँ। तलवार? एग्जॉल्टेड बाय मेई चौंका। एटलस स्वॉर्ड? अब वो तेरी नहीं रही। हम क्यों तुझे वापस दें? क्यों नहीं? आपने ही तो वादा किया था, जिस दिन मैं आप दोनों को हरा दूं, उस दिन मैं उसे हासिल करने का अधिकारी हूँ। वो वादा हमने अपने डिसिपल से किया था और अब तू हमारा डिसिपल नहीं है। एग्जॉल्टेड हेई रैन ने नाक चढ़ाई। डान किंग शेन मुस्कराया और कंधे उचकाए। कोई बात नहीं, आज वो तलवार मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं लड़ना नहीं चाहता था, बस चुपचाप लेकर निकल जाना चाहता था। लेकिन अब जब आप लोगों को पता चल ही गया है, तो फिर पुराने वादे के मुताबिक ही चलेगा सब। चाहे आप दोनों हो या कोई एक, मैं आप दोनों को हरा दूंगा और तलवार ले जाऊंगा। तेरे कहने भर से क्या होगा, सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे तलवार से एक बार घायल कर दिया था। ये मत समझ लेना कि तू हमें हरा सकता है। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन गरज पड़े। लड़ाई में भले ही तू सबसे ताकतवर हो वेस्टर्न लैंड में, लेकिन भूल मत, हम दोनों कभी अलग नहीं होते। तू अभी भी बहुत दूर है असली ताकत से। डान किंग शेन गुस्से से दांत भींचता हुआ बोला, कोई बात नहीं, लड़कर सब पता चल जाएगा। उसका पूरा ऑरा फट पड़ा। आसमान काला पड़ गया और तलवार की लहरें पूरे आकाश को ढकने लगीं। जो भी उनके रास्ते में आया कट गया। दुनिया जैसे टूट रही हो, बिना किसी वार किए ही। सभी चिल्ला उठे, अगर ये हमला यहीं हुआ तो सब एक पल में मिट जाएंगे। वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर ज़ुओ फान चिल्लाया, मॉर्टल डोमेन का शिखर जेनेसिस स्टेज। सोल हार्मनी स्टेज से ऊपर आता है जेनेसिस स्टेज माइनस, जहां आत्मा खुद को दुनिया की ताकत से जोड़ देती है। तब इंसान सच में इस धरती को तबाह कर सकता है। ये स्टेज मॉर्टल डोमेन का सबसे ऊंचा पड़ाव है और यही वो मुकाम है जहां से इंसान स्पिरिट किंग स्टेज में प्रवेश करता है। बस वही कल्टीवेटर सैक्रेड डोमेन में जाने का अधिकारी होता है। डान किंग शेन की ताकत का जोर ऐसा था कि पूरा रील्म्स ही कांप उठा। ठंडी और चुभती हवाएं एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स को छूती हुई निकल रही थीं और इस ताकत को देखकर उनके चेहरे गंभीर हो गए। सैकड़ों साल बीत चुके थे और डान किंग शेन अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। यहाँ तक कि दोनों एग्जाल्टेड को भी ये शक हो रहा था कि क्या वो मिलकर भी उसका सामना कर पाएंगे। लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। थोड़ा डर, थोड़ा रोमांच उनके चेहरों पर साफ था। ये जो सीन चल रहा था वो बस तबाही की शुरुआत लग रहा था। 3 जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स आमने सामने खड़े थे। ऐसी लड़ाई तो सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। शेंग, लड़ाई से पहले मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एग्जाल्टेड बाय मेई ने कहा। डान किंग शेन ने कुछ बड़बड़ाया और फिर बोला, पूछो। इतने सालों बाद तू अब इस तलवार के पीछे क्यों आया? क्या तुझे कोई ज्यादा ताकतवर मिल गया या फिर तू किसी जगह पर राज करना चाहता है? कोई तो वजह बता। एग्जाल्टेड हेई रैन भी उसकी तरफ गहरी नजर से देख रहे थे, जवाब का इंतजार करते हुए। डान किंग शेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैं जरूरी है कि बताऊं? एग्जाल्टेड बाय मेई ने ठंडी आवाज में कहा, बात तो सही है, तू अब हमारा डिसिपल नहीं है, तुझे हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। एग्जाल्टेड हेई रैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन हमने तुझे सिखाया था कि जो भी कर एक वजह होनी चाहिए। सही या गलत बात की बात है, पर जब वजह होती है तो इंसान खुद को खोता नहीं। उनकी बातों ने डान किंग शेन के दिल को छू लिया। असल में वो उससे ये जानना चाह रहे थे कि क्या आज भी उसके दिल में वो दोनों मास्टर्स हैं और क्या वो सच में उस तलवार का हकदार है। डान किंग शेन ने गहरी सांस ली और बोला, सच कहूं तो 3 साल बाद मेरी उस बूढ़े सनकी से जान मरने की लड़ाई है जो सेंट्रल एरिया से है। अगर वेस्टर्न लैंड की ट्रेजर एटलस स्वॉर्ड मेरे पास हो तो मैं जीत सकता हूँ। सेंट्रल एरिया की स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का इनविंसिबल स्वॉर्ड। एग्जाल्टेड बाय मेई हैरानी से चिल्लाए, तू उसके पंगे में कैसे पड़ गया? वो भी जानलेवा लड़ाई? क्या तू पागल हो गया है? एग्जाल्टेड हेई रैन का पूरा बदन कांप उठा। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। साले बदमाश, लगता है तुझे खुद को वेस्टर्न लैंड का बेस्ट कहलवाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है। अब तू खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा है। तुझे लगता है वो बूढ़ा तुझसे खेल करेगा? चारों तरफ की लैंड्स एक साथ होकर भी सेंट्रल एरिया का मुकाबला नहीं कर पाई और तू अकेला लड़ने चला है। डान किंग शेन ने बस एक गहरी सांस ली और अपना मन पक्का कर लिया। एग्जाल्टेड बाय मेई ने उसके चेहरे की गंभीरता देखकर कहा, शेंग, तू कभी भी बेवकूफी नहीं करता। तू अच्छे से जानता है कि कब पीछे हटना है, फिर भी तू ये सब क्यों कर रहा है? एक आदमी को वही करना चाहिए जो उसके जमीर की आवाज हो। डान किंग शेन ने अपना सिर ऊंचा किया और कहा, मुझे याद है जब मैंने वेस्टर्न लैंड छोड़ा था तो एग्जाल्टेड से क्या कहा था? मैंने कहा था कि मुझे अपना रास्ता मिल गया है। दोनों ने सिर हिलाया, दुनिया में शांति लाना। हाँ, वही मेरा रास्ता है, वही उसका रास्ता था। डान किंग शेन की आंखों में चमक आ गई। हम दोनों का सपना था एक बेहतर दुनिया बनाना। जब से उसकी मौत हुई है मैं अंदर से टूट गया,
लेकिन फिर सोचा नफरत और दर्द में पागल होने से अच्छा है कि उस सपने को पूरा करूं जो वो देखती थी। इसी वजह से पिछले सैकड़ों सालों में मैंने एक ऐसी जगह बनाई, चारों तरफ से शांति से घिरी हुई एक जन्नत। लेकिन कोई भी अच्छी चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेरी ताकत ने लुटेरों को दूर रखा, लेकिन सेंट्रल एरिया की सॉर्ड स्टार एम्पायर लगातार लड़ाई का बहाना ढूंढती रही। मैंने सोचा था कि मैं तो बस एक छोटा सा इलाका चला रहा हूँ, उन्हें मुझसे क्या दिक्कत हो सकती है। कम से कम मुझे भी एक जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट समझकर वो बात तो करेंगे। पर क्या पता था कि वो बूढ़ा खुद सामने आ जाएगा और मुझसे शर्त लगाएगा, अगर मैं हार गया तो मेरी पूरी जगह राख हो जाएगी। सैकड़ों सालों की मेहनत खत्म। एग्जॉल्टेड को उसकी परेशानी समझ आ गई। उन्होंने पूछा, तो वो बूढ़ा अब भी तुझ पर अड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल, मास्टर्स तो सबसे समझदार हैं। डांकिंग शन ने सांस छोड़ी। मेरी जगह सिर्फ एक छोटे एम्पायर जितनी है। न कोई दौलत है, न किसी से दुश्मनी। वहाँ के लोग बस खुश रहना चाहते हैं। फिर भी वो सॉर्ड स्टार एम्पायर का निशाना बने। जब तक डांकिंग शन की आवाज धीमी हो गई और फिर उसने बात भेजना शुरू कर दी, मतलब सीधा नहीं बोला। एग्जॉल्टेड दोनों के चेहरे बदल गए, जैसे उन्हें कुछ बड़ा पता चल गया हो। डांकिंग शन ने फिर कहा, वो बूढ़ा 100 साल से सेक्लूजन में था और अब बाहर आकर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता है। चारों लैंड्स खतरे में हैं। मुझे उम्मीद है कि मास्टर्स तैयार रहेंगे। किस्मत से इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में कुछ अच्छे सीड्स भी आए हैं जो वेस्टर्न लैंड के लिए उम्मीद बन सकते हैं। एग्जॉल्टेड ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। फिर एग्जॉल्टेड हैरान ने भौहें चढ़ाई। अब समझ नहीं आ रहा कि तुझे तलवार देनी चाहिए या नहीं। हाँ, ये सच में बड़ी उलझन है। अगर तलवार नहीं मिली तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर दे दी तो हो सकता है वही तलवार वेस्टर्न लैंड में तबाही ला दे। मैं भी मास्टर होता तो इसी दुविधा में पड़ता। डांकिंग शन हंसा, फिर उसकी ताकत फिर से फूट पड़ी। तो चलिए, पुराने नियम के अनुसार अब फैसला ताकत करेगी। एग्जॉल्टेड ने सिर हिलाया। ताकत ही तय करेगी। एग्जॉल्टेड की ताकत भी चमक उठी। उनकी ड्रैगन पावर धरती और आकाश में फैल गई और डांकिंग शन की तलवार की लहरों से भिड़ गई। तेज आवाजों के साथ पूरा वातावरण हिलने लगा, मानो किसी भी पल टूट जाएगा। दर्शक हैरान थे। क्या ये सच में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं? ये तो गजब है। अगर ये लड़ पड़े तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सबका यही हाल था, चाहे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे हों, लेकिन एक कहावत सबको याद आ गई। मॉर्टल डोमेन के टॉप एक्सपर्ट्स भगवान जैसे होते हैं। सिर्फ जुओ फैन ने चैन की सांस ली। अरे लड़ लो भाई, बातों में टाइम क्यों खराब कर रहे हो? और उस सेक्रेड वेपन का राज भी मत खोलो अभी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। सब कुछ इस बात पर टिका था कि लड़ाई कैसे होगी और क्या वो लोग वाकई में इसका कोई हल निकाल पाएंगे। जुओ फैन की नजरें बस लड़ाई पर टिकी थीं। डबल ड्रैगन आर्ट, डबल ड्रैगन इमर्जेंस। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने अपनी हथेलियां मिलाई और जोर से चिल्लाए। ब्लैक और व्हाइट की ताकतें बाहर निकलीं और एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगीं, बिल्कुल यिन यांग के जैसे। पूरा आसमान और धरती एक शानदार शक्ति से भर गया और उसी से एक काला सफेद गरजता हुआ ड्रैगन बना। एग्जॉल्टेड दोनों ने हथेलियां आगे की और फैलाई और उस ड्रैगन को डांकिंग शन की ओर छोड़ दिया। वो जबरदस्त ताकत उसे पीछे धकेल रही थी। डांकिंग शन ने उंगली आसमान की ओर उठाई और तभी एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उसकी उंगली के चारों ओर एक ड्रैगन घूम रहा था, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा हो। सारी सॉर्ड एनर्जी उसकी उंगली पर इकट्ठा हो गई और वहां एक आभासी एटलस सॉर्ड बन गया। उस तलवार के ऊपर वो विशाल ड्रैगन घूमता रहा, जोर जोर से गरजता हुआ। इस ताकत के नीचे आसमान, धरती सब हिलने लगे। ड्रैगन क्लीविंग आर्ट। डांकिंग शन ने गरजते हुए तलवार उस काले सफेद ड्रैगन पर दे मारी। जो विस्फोट हुआ वो हिला देने वाला था। आसमान काला पड़ गया और सेक्रेड माइन के चारों ओर की जमीन समतल हो गई। सैकड़ों मील तक बस तबाही ही तबाही थी। दर्शक सन्न रह गए। एक जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट का एक बार ही इतना घातक था। जुओ फैन और येलिन की लड़ाई भी कम नहीं थी, लेकिन उसके सामने ये जैसे कुछ भी नहीं लगती थी। लोगों की रूह कांप उठी। अब समझ आया कि डांकिंग शन कैसे वेस्टर्न लैंड की 10 सेक्ट्स में जैसे चाहे घुस जाता है। उसकी एक उंगली से ही पूरी सेक्ट मिट सकती है। दोनों ताकतवर शक्तियां भिड़ गईं और जोरदार धमाके होने लगे, जैसे दोनों आमने सामने टिक गई हों। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ दोनों की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। चर्रा, डांकिंग शन की तलवार टूट गई और गायब हो गई और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन की काली सफेद ड्रैगन भी बिखर गई। लेकिन जैसे ही ये हमले खत्म हुए, एक हल्की सी ताकत बीच में से निकलकर किसी और जा पहुंची। पुचाक, एक जोरदार ड्रैगन फोर्स डांकिंग शन के सीने पर लगी, जिससे वो कराह उठा, पीछे की ओर झटका खाकर खून थूक दिया। सिसेस, उधर 2 तेज तलवार की लहरें एग्जॉल्टेड के कंधों को चीरती हुई निकल गईं और वहां 2 लाल धारियां छोड़ गईं। गुरु और शिष्य की इस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों ही जख्मी हो गए और कोई भी जीत नहीं पाया। भीड़ दंग रह गई। आखिर डांकिंग शन यूं ही वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर नहीं कहलाता। 2-2 एग्जॉल्टेड के खिलाफ, और वो भी अपने पुराने गुरुओं के, फिर भी बराबरी पर लड़ गया। लेकिन इन तीनों के दिलों में कुछ अजीब सा चल रहा था। एग्जॉल्टेड हैरान ने अपने कंधे की तरफ देखा और लंबी सांस ली।
शेन, बस अब तू जा। ओ बुढ़े। एग्जॉल्टेड बाय मेई ने पहले डैंकिंग शेन को देखा, फिर सेक्रेड माइन की तरफ देखा जहां से अब वो पुराना एहसास गायब था, और फिर उन्होंने भी एक लंबी सांस ली। डैंकिंग शेन की आंखें कांप उठी। उसने अपना मुंह पोंछा और सीने पर बने निशान की ओर देखा। अंदर जैसे कुछ उबल रहा हो। उसने भी गहरी सांस ली। वो जानता था अगर और लड़ा तो बस एक दूसरे को ही चोट पहुंचाएंगे। वो अपने गुरु को हरा नहीं सकता तो तलवार लेना नामुमकिन है। एग्जॉल्टेड लोग अब भी वेस्टर्न लैंड्स की शांति के बारे में सोच रहे हैं। हा हा हा। डैंकिंग शेन ने अपना सिर झटकते हुए एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन को गहरी झुककर प्रणाम किया और वहां से गायब हो गया। उसे जाते देख एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन का चेहरा सिकुड़ गया। ओ बुढ़े, क्या तू यूं ही उसे तलवार लेकर जाने देगा? जब गुफा से कोई संकेत नहीं आया तो साफ है कि तलवार उसके पास ही है। उसने जानबूझकर हंगामा मचाया ताकि सबके सामने ये साबित कर सके कि वो खुलेआम तलवार ले सकता है, लेकिन अगर वो हार भी जाए तो भी वो तलवार नहीं छोड़ेगा। एग्जॉल्टेड हैरान ने सिर हिलाया और अपने जख्म की तरफ देखा। 2 बनाम 1 फिर भी बराबरी की लड़ाई हुई। अगर उसने तलवार का इस्तेमाल किया होता तो हम हार जाते, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? एग्जॉल्टेड बाय मे की चिंता बढ़ गई। बुढ़े, तू सही कह रहा है। हमने तो उसे तलवार देने की सोची थी, लेकिन जैसे उसने कहा वो सेंट्रल एरिया वाला पुराना सनकी अब एक्टिव हो गया है। अगर हमारे पास ये धरोहर नहीं रही तो जो होना है वो होगा ही, और अगर हमारे पास तलवार होगी भी तो क्या, उस पुराने सनकी के पास भी तो डिवाइन सॉर्ड होगी। एग्जॉल्टेड हेरैन ने सिर हिलाते हुए कहा, जब वो पुराना सनकी सेंट्रल एरिया की डिवाइन सॉर्ड लेकर हमारी तरफ आएगा तो हम फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि ये तलवार शेंग को दे दें ताकि वो अपनी मान्यताओं के लिए लड़े। चाहे जो नतीजा निकले हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। एग्जॉल्टेड बाई में ने भी गहरी सांस ली और हामी भरी। हाँ, पिछली बार हमने उसकी मान्यताओं की कद्र नहीं की और उसे जाने को मजबूर कर दिया। कम से कम इस बार हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। हमने हेवन रीचिंग पेविलियन का रास्ता सील किया था, पर हमें क्या पता था कि वो इतना खुल्लम खुल्ला आकर तलवार ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब उस सेंट्रल वाले सनकी से इसका क्या लेना देना? वो बस आया और तलवार लेकर चला गया। एग्जॉल्टेड बाय मेई ने जैसे इस सच को स्वीकार कर लिया, पर फिर भी उसका माथा सिकुड़ गया। पर एक बात समझ नहीं आ रही, उसने तलवार चुराई कैसे? क्या सच में वो हमारी नाक के नीचे से निकल गया? हा हा हा, तलवार ले गया तो अब फर्क क्या पड़ता है? एग्जॉल्टेड हेरैन गायब हो गया। अब बाकी 3 लैंड्स के एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी ताकि उस पुराने सनकी के लिए तैयारी की जा सके। एग्जॉल्टेड बाय मेई ने भौहें उठाई और सिर हिलाते हुए वो भी गायब हो गया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि डैंकिंग शेन और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन दोनों ही ये नहीं समझ पाए कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स को लगा कि डैंकिंग शेन के पास तलवार है, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। डैंकिंग शेन को लगा कि उसके गुरु जानते थे कि वो तलवार लेने आया है, इसलिए उन्होंने खुद उसे रोक लिया और तलवार छुपा ली। ऊपर से बराबरी की लड़ाई भी हुई। जब एग्जॉल्टेड हेरैन ने उसे जाने दिया तो उसे लगा कि ये बस उसे भगा रहे हैं, और क्योंकि वो उन्हें हरा नहीं पाया तो उसने मान लिया कि तलवार मिलनी उसकी किस्मत में नहीं है। तो इस तरह वेस्टर्न लैंड्स की सबसे कीमती एटलस स्वॉर्ड एक रहस्य बन गई। डैंकिंग शेन को लगा तलवार एग्जॉल्टेड के पास है और एग्जॉल्टेड को लगा तलवार उसके पास है, और दोनों ही गलत थे, क्योंकि असली में तलवार जुओ फैन के पास थी। जब एग्जॉल्टेड वापस लौटे तो उन्होंने लोगों को वहां से जाने को कहा। जैसे ही भीड़ हटी, जुओ फैन ने स्क्रीन की ओर देखा और गहरी सांस ली। गलत फहमी ने काम कर दिया और मैं निकल लिया आराम से। डैंकिंग शेन अब भी ये नहीं जानता कि उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। बस सही से बात न करने का नतीजा है ये। जुओ फैन अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचने लगा। भले ही वो गुरु शिष्य थे, लेकिन जब से उनके रास्ते अलग हुए थे तो दोबारा मिलने पर टेंशन तो बनती थी, और फिर तीनों की अपनी अपनी इज्जत भी तो थी, तो कोई भी सीधी बात नहीं कर पाया। और यही तो जुओ फैन चाहता था, एक परफेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर डैंकिंग शेन ने एग्जॉल्टेड हेरैन की बात सुन ली होती तो जरूर सवाल पूछता और जुओ फैन की पूरी चाल पकड़ी जाती। हालांकि तुरंत नहीं, लेकिन डैंकिंग शेन के मन में शक पैदा हो जाता और वो कभी न कभी सच्चाई तक पहुंच ही जाता। अफसोस ये बंदा बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत सीधा है। उसे लगा जीत नहीं पाई तो तलवार पाने का हक नहीं बनता। डैंकिंग शेन ने ये मान लिया और चुपचाप चला गया। हा हा हा, अब मैं तो फ्री होकर इधर उधर घूम सकता हूँ। जुओ फैन अंदर ही अंदर हंसने लगा और गर्दन उठा ली। फिर अचानक उसके साथियों ने पूछा, क्यों रे, आज तू इतना खुश क्यों दिख रहा है? अरे भाई, हम मिडिल 3 सेट में टॉप पर आ गए, क्या इतनी सी बात में खुशी नहीं होगी? हा हा हा। जुओ फैन ने भौहें उठाकर जवाब दिया। अरे बाप रे, फियन यांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर एग्जॉल्टेड ने तो बहुत पहले ही ये बात बता दी थी, और अब तू खुश हो रहा है? अभी अभी मेरा मूड बना। जुओ फैन की निगाहें इधर उधर घूमने लगी और वो मुस्कुरा दिया। फियन यांग की आंखें मिचक गईं, उसने आंखें घुमाई। ये बंदा फिर से कुछ अजीब हरकत कर रहा है। घंटा भर पहले बात हुई और अब रिएक्शन दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब तक ये कुछ कह नहीं रहा, छोड़ो। बाकियों ने कंधे उचका दिए, फिर सिर हिलाते हुए वहां से हट गए।
स्टीव और झुओ कभी कभी बस अजीब ही होता था, कभी बहुत रहस्यमयी भी। उन्होंने झुओ फैन को उसके कमरे तक पहुंचाया और सोचा कि अब जब वो ठीक हो जाएगा तो सब वापस निकलेंगे। डबल ड्रैगन गैदरिंग का मिशन पूरा हो चुका था और अब जब वो वापस सेक्ट में जाएंगे तो उन्हें इनाम भी मिलेगा। सभी को बेसब्री थी एक खबर वापस ले जाने की। झुओ फैन, तू आराम कर, मैं तब तक बाकी लोगों से बात करता हूँ कि वापस जाकर किस अंदाज में अपनी शेखी बघारनी है। हा हा हा। फिएन यांग दरवाजा बंद करके हंसते हुए चला गया। झुओ फैन बस मुस्कुरा दिया। लेकिन जैसे ही वो अकेला हुआ एक आवाज आई, बच्चे तू भी कुछ दिन में निकल जाना। जाने क्यों, सिर्फ कुछ दिन में तुझसे लगाव हो गया है। झुओ फैन चौंक गया। उसने झट से सिर घुमाया और देखा डैनकिंग शेन वहीं बैठा था, मायूस सा, और शराब के सहारे अपने गम को डुबो रहा था। सीनियर, आप फिर यहाँ? झुओ फैन का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? झुओ फैन के मन में डर बैठ गया कि कहीं इस बुजुर्ग को उसकी चाल समझ में तो नहीं आ गई। डैनकिंग शेन ने नशे में डूबी आंखों से उसकी तरफ देखा और लंबी सांस ली। आखिरकार मैं हार गया। एग्जॉल्टेड पहले से ही तैयार थे और उन्होंने तलवार ले ली। मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था आपने एग्जॉल्टेड को चोट पहुंचाई थी। वेस्टर्न लैंड में आपसे ज्यादा हक किसका बनता है उस तलवार पर? झुओ फैन ने चापलूसी के अंदाज में अंगूठा दिखाया, लेकिन दिल ही दिल में बहुत सावधान था कि वो वापस यहाँ क्यों आया है। डैनकिंग शेन ने धुंधली आंखों से मुस्कुराते हुए गाली दी, साले कमीने, बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है तू। हार चाहे जैसी भी हो, ड्रॉ हो या पूरी हार, हार ही होती है। ऐसे में ये सेक्रेट स्वॉर्ड मिलना तो दूर की बात है। अब अगले फाइट में तो और भी ज्यादा बवाल होगा। सीनियर की अगली लड़ाई है क्या? झुओ फैन ने पूछा। डैनकिंग शेन ने सिर हिलाया। सेंट्रल एरिया का सबसे ताकतवर इंसान है इनविंसिबल स्वॉर्ड। उसके 10 वार भी झेल जाए कोई, वही बड़ी बात है। सीनियर जैसे ताकतवर आदमी भी उसके 10 वार नहीं झेल सकते। वो आखिर कितना ताकतवर है? झुओ फैन चौंक गया। वेस्टर्न लैंड और सेंट्रल एरिया के बीच का फर्क इतना ज्यादा है क्या? डैनकिंग शेन ने लंबी सांस ली और शराब का एक बड़ा घूंट लिया। बच्चे, तू अभी बहुत कच्चा है, जवान है, घमंडी है, लेकिन ये याद रख, इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुझसे ज्यादा ताकतवर होता है। वेस्टर्न लैंड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी सेंट्रल एरिया में टॉप 10 में नहीं आएगा। क्या? झुओ फैन सन्न रह गया। डैनकिंग शेन की ताकत से ज्यादा उसे इलाके के बीच का फर्क चौंका रहा था। झुओ फैन तो सेक्रेट डोमेन का डेमोनिक एम्पायर रह चुका था। ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसने देखी न हो, लेकिन उसी कॉन्टिनेंट में इतना जबरदस्त फर्क। ये तो ऐसा था जैसे कोई 3 साल का बच्चा अरबपति बन जाए, लेकिन पड़ोसी एक खूंखार लुटेरा हो। ऐसे में कौन खुद को सुरक्षित मानेगा? अब तक तो उसका सब कुछ लुट चुका होता, पर आखिर सेंट्रल एरिया इतना ताकतवर है क्यों? डैनकिंग शेन उसकी सोच को पड़ गया और हंसते हुए बोला, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सेंट्रल एरिया बाकी चारों से अलग है। पता है क्यों? झुओ फैन ने सिर हिलाया। मतलब उसे नहीं पता। ये है वहां का स्ट्रक्चर। अब की बार डैनकिंग शेन का चेहरा गंभीर हो गया। चारों इलाकों में सेक्ट्स राज करते हैं और उनके नीचे सैकड़ों एम्पायर होते हैं। मतलब शक्ति बंटी हुई है। युद्ध हो तो असली ताकत एम्पायर के पास होती है। तूने कभी सुना है सेक्ट आपस में युद्ध करते हैं? झुओ फैन ने सोचा और सिर हिलाया। डैनकिंग शेन बोला, लेकिन सेंट्रल एरिया में एक बूढ़ा राक्षस है और एक विशाल एम्पायर, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर। इनविंसिबल स्वॉर्ड उसका एंसेस्टर है जिसने 10,000 साल पहले ये एम्पायर खड़ा किया। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि उसने आसपास के सभी देशों और सेक्ट्स को निगल लिया और बना डाला एक ऐसा इलाका जहां सिर्फ एक ही एम्पायर राज करता है। एक पूरा इलाका जिसमें बस एक ही एम्पायर है। झुओ फैन दंग रह गया। अब उसे समझ आया कि सेंट्रल एरिया इतना ताकतवर क्यों है। सिर्फ एक एम्पायर हो तो उसका विकास कई एम्पायर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। बाकी 4 इलाकों में ऐसा नहीं था। सबकी चाह थी ये, पर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो ये कर पाता। वेस्टर्न लैंड को ही ले लो। एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स मजबूत जरूर हैं, पर वो सिर्फ कल्टीवेटर हैं, न उनके पास विजन है न दिमाग। डैनकिंग शेन ने उसे ध्यान से देखा और कंधे पर हाथ रखा। बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तेरे अंदर एम्बिशन है और उस बूढ़े राक्षस की सी चालाकी भी। अपने हीरोज को इकट्ठा कर, अपनी जमीन ले, पर जल्दी कर और खुद को ताकतवर बना, वरना तुझे पछतावा होगा। सेंट्रल एरिया अब चल पड़ा है। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन तू बहुत छोटा, तेरे पास वक्त नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि सेंट्रल एरिया जो करने जा रहा है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? झुओ फैन चौकन्ना हो गया। डैनकिंग शेन मुस्कुराया। उस बूढ़े राक्षस ने अपने छोटे से एम्पायर को पूरे सेंट्रल एरिया पर राज करने के लिए हजारों साल लगा दिए। अब उसकी नजरें पूरी दुनिया पर हैं। हर कोई इसमें शामिल होगा, तू भी। चाहे तू छिप जाए, पर क्या वो लड़कियां छिप पाएंगी? क्या उनका एम्पायर टियान्यू बच पाएगा? हा हा हा। वेस्टर्न लैंड का भविष्य अब तेरे हाथ में है। तू वेस्टर्न लैंड से है। हो सकता है भविष्य में तेरा सामना उसी से हो, पर अभी तैयार हो जा, वरना पछताना पड़ेगा। डैनकिंग शेन खड़ा हुआ, झुकते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए। एक बच्चे के साथ काफी समय बर्बाद किया,
अब वेस्टर्न लैंड के नौजवानों पर है कि वो इस मुसीबत से पार पाएं या नहीं, सब किस्मत पर है। जुओ फैन का दिल भारी हो गया। वो बस कल्टीवेशन करना चाहता था और सेक्रेट डोमेन लौटना चाहता था। लेकिन डैंकिंगशन ने जो कहा कि जल्दी ही 5 इलाके बर्बादी में डूबने वाले हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अकेला था। अगर चाहे तो कहीं भी छिप सकता था। पर बात लुओ क्लैन की थी। उन्हें इस झमेले में घसीटा जाना तय था। शायद मुझे कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि चैन से जा सकूं। जुओ फैन गहरे सोच में था, तभी डैंकिंगशन दूर जाते हुए एक आखिरी बात कह गया, वैसे बच्चे, उस लड़की का ख्याल रखना, अपने लोगों की कदर कर। अरे यार, मैं एक डीमन हूँ, किसी लड़की की क्या फिक्र करूं। पता था उसे किसकी बात हो रही है। जुओ फैन शर्म से लाल हो गया। हा, डीमन हो या राइचस, इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर तू भी इंसान ही है। देख लेना, बाद में पछताना मत। डैंकिंगशन अब पूरी तरह गायब हो गया। जुओ फैन ने आंखें घुमाई, पर अब उसके दिल में चिंता बढ़ गई थी। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद फिर मिलना मुश्किल होगा, बस मेरा रास्ता। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। 3 दिन बाद जुओ फैन अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी चोटें अब आधी ठीक हो चुकी थीं। इसी समय बाकी सेक्ट्स लौटने लगी थीं। डीमन सोल सेक्ट और सॉर्ड गॉड सेक्ट वाले जुओ फैन से मिलने आए और जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी। जुओ फैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लगता है अब तो ये सेक्ट्स हमारे रिश्तेदार जैसे हो गए हैं। अब कुई लैंग और बाकी पर है कि वो इस दोस्ती को कैसे निभाते हैं। अब वो चैन से लुओ क्लैन लौट सकता था। जुओ फैन, मैं और श्वांगर अब त्यान्यू लौट रहे हैं, तुम कब चलोगे? जुओ फैन ने दरवाजा खोला तो सामने योंगनिंग खड़ी थी। जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ ली। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, कम से कम 10 दिन तो और लगेंगे चैन से जाने में। चैन से? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? योंगनिंग चौंकी। जुओ फैन मुस्कुरा गया। मालूम नहीं, दुश्मन तो बहुत हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। दोनों लड़कियां सिर हिलाने लगीं। सच में जुओ फैन ने बहुत दुश्मन बना लिए थे। अगर ऐसे में वो लापरवाही करता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हम पहले ही निकल जाते हैं। लड़कियां मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बोलीं। उनकी आंखों में चमक थी। जुओ फैन को अजीब सा लगा और सोचने लगा, तुम दोनों लड़कियां अकेले त्यान्यू लौटने में नहीं डर रही? क्यों ना कुछ दिन रुक जाओ, हम साथ चलेंगे। सच में? योंगनिंग खुश हो गई। श्वांगर ने उसका कपड़ा खींचा, फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हम सिस्टर किंगचेंग के साथ जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी लड़कियों वाली बातें होंगी, जैसे कि तुम्हारे दिमाग को कैसे पढ़ें, तुम्हें कैसे पटाएं। एकदम शर्म से लाल श्वांगर ने अपना मुंह ढक लिया। क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी निकल रहा है? जुओ फैन ने पूछा और डैंकिंगशन की बात याद आते ही वो तेजी से बाहर निकल पड़ा। दोनों लड़कियां भी उसके पीछे दौड़ी। थोड़ी देर में वे लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास पहुंच गए। डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे, जाने के लिए तैयार। शुई रोहुआ ने उसे देखा और बाकी लड़कियां छू किंगचेंग की ओर देखने लगीं। सिस्टर चिंगचेंग, वो आ गया है। दानर ने उसे टोका। थोड़ा कांपते हुए छू किंगचेंग पलटी और जुओ फैन की ठंडी आंखों से नजर मिली। फिर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर चली आई। अब तबीयत कैसी है? काफी बेहतर, लेकिन अब पूछ रही हो? थोड़ी देर नहीं हो गई? हा। स्टीवर्ड जियो तो बातों से दूर रहते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं। अब मुझे ही दोष दे रही हो? छू किंगचेंग ने छेड़ा। जुओ फैन उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। मुझे आधा साल दो और मैं तुम्हें उस दिन के सवाल का जवाब दूंगा। इतना कहकर जुओ फैन चला गया और छू किंगचेंग वहीं सन्न खड़ी रह गई। फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो धीरे धीरे तितली की तरह वापस अपनी टीम में चली गई। बाकी लड़कियां तो दंग रह गईं। उनकी हमेशा शांत रहने वाली बहन के चेहरे पर यह रोशनी। उस लड़के ने ऐसा क्या कहा? सिस्टर चिंगचेंग, क्या हुआ? दानर ने धीरे से पूछा। छू किंगचेंग खुशी से झूम उठी। उसने कहा, वो मुझे जवाब देगा। आखिरकार उसका दिल डोल गया। बाकी तो समझ ही नहीं पाए मतलब क्या था इसका, लेकिन ये बात सिर्फ छू किंगचेंग ही जानती थी। दूर खड़ा श्वान शाओयू ठंडी नजरों से देख रहा था। उसके हाथ भींचे हुए थे। आधा साल है ना? बढ़िया। 10 दिन बाद जुओ फैन ने दरवाजा खोला और बाहर आकर लंबी सांस ली। अब जब उसके जख्म भर चुके थे, उसका मूड भी थोड़ा ठीक लग रहा था। बाहर उसका इंतजार कर रहा था उसका पूरा ग्रुप। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 9 डिसाइपल और 3 फींड। ये सब उसी का इंतजार कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए और फिर सब साथ घर लौट सकें। इन दिनों में बाकी सारे सेक्ट्स जा चुके थे, बस ये लोग ही बचे थे। ये आखिरी में आए थे और अब आखिरी में ही जा रहे थे। लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। अब पहले जैसी टेंशन नहीं थी, बल्कि हर कोई खुश नजर आ रहा था। जुओ फैन, अब बस तू ही बचा है, क्या अब हम चलें? फींड यांग मुस्कुराते हुए बोला। मैंने सेक्ट को सेंडिंग जेड भेज दिया है। बता दिया कि 2 महीने में वापस पहुंचेंगे। लेकिन उसकी हंसी चालाक थी, अभी तक असली खबर नहीं बताई। जुओ फैन ने एक आईब्रो उठाया और फींड यांग की वो शरारती मुस्कान देखी। तू तो उन लोगों को चिंता में डाल देगा। हा, वही तो मजा है। हम तो यहाँ जान की बाजी लगाकर लड़ते रहे और वो वहां बस चैन से बैठे थे। उनके लिए सब इतना आसान क्यों हो? फींड यांग ने आंख मारी। तू तो वैसे भी जा रहा है, ये आखिरी मौका है उन बूढ़ों से थोड़ा मजाक करने का।
फिर जब उन्हें असली खुशखबरी मिलेगी तो उनकी सारी नाराजगी खुद ही उड़नछू हो जाएगी, है ना? बाकी सब भी जोर जोर से हंस पड़े। जुओ फैन ने कंधे उचकाया। ठीक है, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, तो ये मजाक मैं ही कर लेता हूँ, यही सही। हा हा हा, यही तो है हमारा महान स्टुअर्ड। फीन यांग ने उसके कंधे पर थपथपाया और बाकी सबने भी प्यार से सिर हिलाया। उन्हें पता था कि अब जुओ फैन के साथ उनके दिन बस कुछ ही बचे हैं। जुओ फैन, तुम सच में डीमन स्कीमिंग सेक्ट छोड़ दोगे? अचानक एक लड़की रोती सी आवाज में बोली। जुओ फैन ने मुड़कर देखा। वो योंगनिंग थी जो उसे देखकर हैरान रह गई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें एकदम साफ लोकेशन बताओ, वरना हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जुओ फैन की आंखों में नरमी आ गई। तुम लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बस सेक्ट को रिपोर्ट देकर अपने घर तियान्यू लौट जाऊंगा। सच में? लड़कियां खुश होकर चिल्लाईं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वरना मैंने तुम्हें रुकने को क्यों कहा था? मिस्टिकल हेवन सेक्ट को छोड़ो और हमारे साथ चलो। जब मैं सेक्ट का काम खत्म कर लूंगा तब हम सब साथ में घर लौटेंगे। इस तरह रास्ते में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लड़कियों ने बहुत खुशी से सिर हिलाया। अब जब जुओ फैन वापस लुओ क्लैन में रहेगा तो उन्हें अकेलेपन की वो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। पर एक बात उन्हें दुखी कर रही थी, छू किंगचेंग साथ नहीं जा रही थी। जुओ फैन को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। हालांकि वो सब उसकी लव राइवल थी, पर फिर भी उन्हें लगता था कि जुओ फैन के पास छू किंगचेंग का न होना एक बहुत बड़ी कमी थी। असल में छू किंगचेंग की जो गरिमा थी, उसकी जो शांति थी, वो लड़कियों को भी बहुत भा गई थी। अगर वो सब साथ जा पाते तो कितना अच्छा होता। चलो अब निकलते हैं, जुओ फैन ने जोर से कहा और सब उसकी बात सुनकर चल पड़े। लड़कियां भी जल्दी से उनके पीछे हो लीं, पर तभी श्वांगर थोड़ा रुक गई और उसकी आंखें काली हो गईं, जैसे उनमें पूरा तारा जड़ा आसमान दिख रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। क्या हुआ श्वांगर? योंगनिंग डर कर बोली। जुओ फैन ने भौहें चढ़ाई और पास आ गया। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, दिल एकदम घबरा गया था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। श्वांगर थोड़ी खोई खोई सी बोली। उसे अचानक लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर वो एहसास उतनी ही तेजी से चला भी गया। जुओ फैन ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर खुद को शांत किया। शायद श्वांगर की तबीयत ही थोड़ी बिगड़ी हुई है, घर पहुंचकर ठीक हो जाएगी। और फिर सबने डबल ड्रैगन मैनर छोड़ दिया, ये जाने बिना कि श्वांगर का बेचैन दिल दरअसल आने वाले खतरे की एक चेतावनी थी। धड़ाम। काई जंगल में एक पत्थर जो काई से ढंका हुआ था चकनाचूर हो गया। धूप की तेज किरणें उस अंधेरी और सीली गुफा तक पहुंच रही थीं जो सालों से छुपी हुई थी। वहां दो लोग खड़े थे और उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। सेकंड प्रिंस, आखिरकार हमें यून क्लैन का एंसेस्ट्रल होम मिल गया। हा हा हा। एक प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट जिसने काले कपड़े पहन रखे थे खुश होकर बोला। वो नौजवान जो दूसरा राजकुमार था मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ा पीला रेशमी कपड़ा कसकर पकड़ लिया। इतने सालों बाद आखिर ये शापित जगह मिल ही गई। बड़े भाई, पिता, अब जब मैं यून क्लैन एंसेस्ट्रल होम का रहस्य खोल लूंगा तब मैं वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर बनूंगा और पूरा साम्राज्य यूएन क्लैन को लौटा दूंगा। मैं तुम सबका बदला लूंगा। और तू, ओ तीसरा भाई, गद्दार सुअर, तेरे दिन अब पूरे हुए। हा हा हा। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। काले कपड़ों वाला आदमी चुपचाप आहा भरता रहा। वो झूठ जो क्राउन प्रिंस ने बोला था, उसी ने सेकंड प्रिंस को बदले की राह पर धकेल दिया। वो वाकई चालाक था। सिर्फ नफरत ही किसी को इतनी दूर तक खींच सकती है। ये लोग असल में क्राउन प्रिंस के ही आदमी थे। उनका तो राजघराने से कोई झगड़ा भी नहीं था, लेकिन क्राउन प्रिंस की मौत के बाद पूरे देश में ये सब वांटेड बन गए। जैसे चूहे भागते फिरते थे वो सब। और जो लोग सेकंड प्रिंस के साथ यून क्लैन एंसेस्ट्रल होम की खोज में निकले थे, उन्हें तो और भी ज्यादा झेलना पड़ा। ज्यादातर लोग तो बीच में ही हार कर छोड़ गए। बस यही एक इंसान अकेला रह गया था। और फिर भी जब सामने खतरनाक हालात आए तो कई बार इसे भी भागना पड़ा। अब क्राउन प्रिंस की चालाकी की वजह से जो उसने यूएन योंग के अंदर बदले की आग जलाई, उसी की मदद से अब वे लोग यहाँ तक पहुंच पाए। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि नफरत किसी इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। अगर ये मिशन किसी और के लिए होता तो ये लोग बहुत पहले ही छोड़ चुके होते, लेकिन सेकंड प्रिंस ने कभी हार नहीं मानी। वो एम्पायर को हर हाल में फिर से खड़ा करना चाहता था। काले कपड़ों वाले आदमी को अब उसके लिए इज्जत महसूस हो रही थी। भले ही वो राजकुमार एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उसने उसके साथ इतने साल बिताकर उसका दिल जीत लिया था। वो सोच में पड़ गया, शायद उसे सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसका नया मास्टर किसी और के झूठे बदले की आग में न जले। हर किसी के सीने में दिल होता है, और इतने सालों तक साथ रहकर वो भी बदल गया था। वो अब अपने मास्टर को और दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्राउन प्रिंस की आखिरी इच्छा, योर हाइनेस, असल में हे यिंग कुछ कहने ही वाला था कि उसका ध्यान भटक गया और वो एक जगह पैर रख बैठा और गिर पड़ा। धप। अंधेरे में हे यिंग अचानक गायब हो गया और सेकंड प्रिंस चिल्ला उठा, हे यिंग। और फिर वो खुद भी उसी गड्ढे में गिर गया।
उसके नीचे बस एक अंधेरी खाई थी जो सब कुछ निगल रही थी।